तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। सॉइल साइंस यानी कि यूनिट 3 को आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं, तो 4 से 5 टॉपिक को इसमें हम कवर करेंगे, जिसमें आपका सॉइल एंड इट्स कंपोनेंट आ जाएगा, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल आ जाएगा, प्लांट न्यूट्रिशन आ जाएगा और भी 2-3 पॉइंट हैं, उन सब को आज हम इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 को हमने 2 वीडियो में कवर किया है और यूनिट 1 को एक ही वीडियो में कवर किया है। ठीक है, आगे जितनी भी यूनिट आएंगी हम कोशिश करेंगे कि सारी यूनिट को एक ही जो है वीडियो में कवर करें। तो 1 से सवा घंटे की यह वीडियो होगी और आपको लगातार बने रहना है और अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा जैसे ही ये 10 की 10 यूनिट कंप्लीट होती हैं, हम सभी यूनिट के लिए मैराथन क्लास यानी कि मैराथन एमसीक्यू क्लास चालू करेंगे, जिसमें 100 एमसीक्यू हर यूनिट के हम करवा देंगे। तो लगभग 1000 के आसपास आपके पास में एमसीक्यू हो जाएंगे, प्लस ये आपके पास में पूरा जो है थ्योरी भी रहेगी, तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, शुरू करें। आइए शुरुआत करते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको बैठना है, दिमाग लगाकर बैठना है और ये मान करके चलिए कि 1 से सवा घंटे का समय लगेगा, आपको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे, है ना। उससे पहले आप लोग एक काम कर लो, इसको शेयर कर दो जल्दी से अपने उन सभी दोस्तों के पास में जो भटक रहे हैं इधर से उधर और ये सोच रहे हैं कहाँ से हमें प्रॉपर एग्रीकल्चर के जो है कंप्लीट वीडियो मिल जाए, कंप्लीट थ्योरी मिल जाए एकदम लगी हुई, तो उनके पास में आप इसको शेयर कर देंगे। ठीक है ना भाई, चलो अब शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले भाई मृदा की बात हम करने जा रहे हैं, सॉइल साइंस की बात करने जा रहे हैं। पहले हमको ये तो पता होनी चाहिए कि भाई मृदा होती क्या है, सॉइल होती क्या है। तो आइए आपको डेफिनेशन बताते हैं सॉइल क्या होती है। सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो भुरभुरी परत होती है, जो पौधों को उगने और विकसित होने के लिए यांत्रिक आधार, जल और पोषक तत्व प्रदान करती है, उसी को हम मृदा कहते हैं। जैसे कि ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है ना। अब इसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ पर हैं, ये इसी मिट्टी के अंदर ही तो हैं, है ना। तो ये ऊपर की जो भुरभुरी परत होती है, जहाँ पर पौधे अपना जो है भोजन वगैरह मतलब कि नीचे से जो है क्या प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं, खनिज तत्व जहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, इस मृदा की मदद से ही प्राप्त करेंगे, इस सॉइल इस मिट्टी की मदद से ही प्राप्त करेंगे। तो यही जो है इसका यांत्रिक आधार होता है ना। अगर ये मिट्टी नहीं रहेगी तो इनको खनिज पदार्थ नहीं मिल पाएगा, खनिज पदार्थ नहीं मिलेगा तो ये खाना भी नहीं बना पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि किसी भी पौधे का जो यांत्रिक आधार होता है वो कौन होता है, मिट्टी ही होती है। ठीक है ना। तो ये जो है क्या है, मिट्टी की पूरी परिभाषा हो जाएगी। अब परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है, आइए उसको देख लेते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं, इसमें हमने 3 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है। 3 एग्जाम को, पहला आपका आरईओ का एग्जाम जो 2021 वाला था उसको भी हमने देखा। 2023 में जो एग्जाम हुआ था आरईओ एमपी आरईओ का, उसको भी हमने देखा। इसके अलावा अभी रिसेंट में एमपी हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हुआ है, उसके भी हमने जो है पॉइंट्स को कवर करके तब हमने ये नोट्स बनाए हैं, जहां से आपको जो है एग्जाम में प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति पूछी जाती है कि सॉइल यानी मिट्टी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे, क्या शब्द है। तो सॉइल मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। ठीक है, तो सोलम नामक जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। पूछ सकते हैं भाई सॉइल की उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है, तो पहली बात ये लैटिन भाषा से हुई, दूसरी बात सोलम नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श यानी कि फ्लोर। ठीक है, या फिर जमीन या ग्राउंड भी हम इसको कह सकते हैं। तो लैटिन भाषा में सोलम का अर्थ क्या होता है, फर्श होता है या जमीन होता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, ये तो हो गया उत्पत्ति की परिभाषा। अब अगर हम वैज्ञानिक परिभाषा की बात करते हैं, साइंटिफिक जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, तो मृदा एक गतिशील प्राकृतिक पिंड है, यानी कि एक नेचुरल बॉडी है जो खनिजों और कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय तथा सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के फलस्वरूप बनती है। यानी कि कैसे, कि भाई जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा जीव है वो मर गया, ठीक है, वो जीव मर गया तो वो जीव धीरे धीरे कहाँ पर पहुंच जाएगा, मृदा के अंदर पहुंचेगा। मृदा के अंदर वो नीचे पहुंच जाएगा और नीचे पहुंचते ही वो क्या हो जाएगा, एक तरह से खनिज में चेंज हो जाएगा, है ना। तो खनिजों और कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय से यानी कि उसके घिसने से, उसके टूटने फूटने से जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो ये तुम्हारी वैज्ञानिक परिभाषा हो जाएगी। सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के फलस्वरूप जो सूक्ष्म जीव होते हैं
भाई किसी भी बड़ी कोई मृदा है, ठीक है ना, उसको सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, धीरे 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 तोड़ तोड़ करके उसको एकदम बालू टाइप में बदल देते हैं, एकदम भुरभुरी सी बना देते हैं। जैसे कि केचुआ का उदाहरण ले लीजिए, केचुआ को आप खेत में छोड़ दो, कुछ टाइम बाद आप देखोगे बहुत सारे लोग केचुए की खाद का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अपने जो है खेत में केचुए को छोड़ देते हैं। वो केचुआ क्या करता है, केचुआ इसके अंदर ऐसे ऐसे रेंगते रेंगते क्या करता है कि ऊपर से मिट्टी को भुरभुरी बनाता चला जाता है। तो यही यहाँ पर साइंटिफिक परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो है मिट्टी बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वैज्ञानिक परिभाषा हो गई। ठीक है, चलिए 3D स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि त्रिविमीय संरचना मिट्टी की कैसे होती है, वो देख लेते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृदा एक त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल संरचना है, क्योंकि इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और गहराई भी होती है। भाई किसी भी मिट्टी की अगर परत की हम बात करते हैं, भाई मिट्टी की ये परत है ना, तो उस मिट्टी की परत में आप लंबाई की भी बात करेंगे, उसकी चौड़ाई की बात करेंगे, कितनी चौड़ी ये मिट्टी की परत है ना। जैसे सिंगरौली की खदानें हैं कोयला की, तो आप बताते हैं ना भाई इतनी लंबी खदान है, इतनी ऊंची खदान है, इतनी गहराई तक ये खदान है। तो इसमें तीनों चीजें मिलती हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी मिलती है। इसलिए मिट्टी एक 3D स्ट्रक्चर है, त्रिविमीय संरचना है। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अब चलो, तो ये आपकी मिट्टी की परिभाषा हो गई, समझ में आ गया। जो नॉर्मल मिट्टी की परिभाषा क्या होती है, वैज्ञानिक मिट्टी की परिभाषा क्या होती है, मिट्टी का डायमेंशनल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो भी हमने आपको बता दिया। अब दूसरी बात आती है सॉइल साइंस की। भाई हम मृदा विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, तो सॉइल साइंस क्या होता है वो भी हमको पता होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। अगर हम मृदा विज्ञान की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ सॉइल साइंस की बात करते हैं, तो मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा के निर्माण यानी कि मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों तथा भूमि प्रबंधन और फसल के उत्पादन के साथ में इनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाकर के बात यहां पर तो मिट्टी की ही की जा रही है, लेकिन मिट्टी का फॉर्मेशन भी आपको बताया जाएगा, मिट्टी के क्लासिफिकेशन भी आपको बताया जाएगा, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल गुण क्या होते हैं वो भी आपको पढ़ना है, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे वो भी पढ़ना है, और फसल उत्पादन में इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। इन सारी चीजों को अगर हम अध्ययन कर रहे हैं एक साथ में मिला करके और वैज्ञानिक तौर पर अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो बस इसी को हम क्या कह देंगे, सॉइल साइंस कह देंगे, यानी कि मृदा विज्ञान कह देंगे। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं पर अपना पूरा का पूरा जो है ये वीडियो चलने वाला है। इन्हीं 5-6 टॉपिक पर हम बिल्कुल अच्छे से पूरा जो है अध्ययन करने वाले हैं। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लासेस तो हम आपकी करवा ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है, भाई 2 अगस्त से आपका एग्जाम है, ऐसे में किसी वीडियो कोर्स के थ्रू आप इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, जिसके अंतर्गत आपको सीसेट के भी सभी टॉपिक्स यानी सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे और एग्रीकल्चर के भी सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। मात्र 199 रुपए में आपको ये सारे सब्जेक्ट उपलब्ध होने वाले हैं। सीसेट में आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, जो आपका विज्ञान है, सामान्य विज्ञान हो जाएगा, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान हो जाएगा, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। बाकायदा नोट्स के रूप में हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। और आपके जो एग्रीकल्चर वाला जितना भी 10 की 10 टॉपिक हैं, 10 के 10 जो आपके यूनिट हैं, ये सभी 10 यूनिट आपको वीडियो कोर्स प्लस आपका जो है नोट्स, ये सब आपको मिल जाएगा मात्र 199 रुपए में। सर प्राप्त कैसे करेंगे? तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल आपको नहीं करना है। डायरेक्ट ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर 199 का पेमेंट करना है। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे सक्सेस जंक्शन लिख करके आ जाएगा। पेमेंट 199 का करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे और उस स्क्रीनशॉट को इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 अच्छे से देख लीजिए, इसको सेव कर लेना अपने कॉन्टैक्ट में। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश कर देना, अगर आपके कॉन्टैक्ट में नहीं आता है तो कॉन्टैक्ट को रिफ्रेश करेंगे, आपको दिखने लगेगा। ठीक है, इसी पर आपको ये जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है पेमेंट का, वो आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, नीचे लिख देंगे कृषि विस्तार अधिकारी नोट्स। ठीक है, तो आपको तुरंत की तुरंत 2 लिंक भेजी जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप की, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है ना। एक है सामान्य अहर्ता MP पुलिस और कृषि विस्तार अधिकारी सीसेट के नाम से। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारे जो सीसेट वाला मटेरियल है वो आपको यहाँ पर मिलेगा MPSB एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। दूसरा आपको जो है ग्रुप सेंड किया जाएगा, उस पर स्पेशल लिखा रहेगा कृषि विस्तार अधिकारी एग्रीकल्चर नोट्स। ठीक है, उस पर भी आप क्लिक कर देंगे, वहां पर आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे। दोनों पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन टू रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, और ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन टू रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेज देंगे। जैसे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, तुरंत हम उसको अप्रूव कर देंगे, और अप्रूव होते ही जो है आप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। और जैसे आप ग्रुप में एंट्री करेंगे, आपको ये सारे नोट्स दिखने लगेंगे PDF फॉर्म में, आप उनको डाउनलोड कर लेंगे, बढ़िया से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। पूरे 1 साल का करंट अफेयर हमने डाल दिया है, और इसी के अंदर, इस वाले के अंदर जो है एक ग्रुप बना हुआ है डेली करंट अफेयर का, है ना। वहां पर डेली करंट अफेयर और स्टैटिक
जीके भी हम डालते हैं। अभी 12 तारीख वाला आज वाला हम अभी डाल करके ही आ रहे हैं, तो वहाँ पर जा करके आप लोग उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर भी आपका पैरेलल चलता रहेगा। सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना? तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए और बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपको हम वीडियो करा रहे हैं, इसकी पीडीएफ ऑलरेडी इस ग्रुप में डाली जा चुकी है ना? तो क्लासेस हम करा रहे हैं, पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में आपको उपलब्ध है, मिलेगी। यूनिट 4 की भी पीडीएफ उसमें डली हुई है। चलो अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट पर। भाई मृदा विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो वीवी डोकुचेव जो हैं, इन्हें मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, यहां से प्रश्न 101% आएगा कि मृदा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो मृदा विज्ञान के जनक वीवी डोकुचेव को कहा जाता है। अब देखो MPREAO एग्जाम यानी कि मध्य प्रदेश रूरल एक्सटेंशन एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम 2021 और 2023 के जब हमने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया, गहन विश्लेषण किया, साथ साथ में हॉर्टिकल्चर के जो एग्जाम हुआ था उसका भी अध्ययन किया, तो वहां से यह स्पष्ट हुआ कि सॉइल साइंस जो आपका टॉपिक है, जो सॉइल साइंस वाली यूनिट है, यानी कि यूनिट 3 जो है, यहां से सीधे फैक्चुअल और अप्लाइड प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। फैक्ट वाले प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे, ठीक है ना? जैसे गैसों का प्रतिशत कितना होता है, जल के प्रकार कितने होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में रिसेंट में देखे गए हैं कि एमपीएसबी एबटेक ने ऐसे एग्जाम को पूछा, मतलब ऐसे प्रश्नों को पूछा है। तो इसी को बेस बना करके हम अपनी तैयारी करने वाले हैं। ये रहा आज का आपका पहला टॉपिक। टॉपिक नंबर 1 है सॉइल एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट्स रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। सिलेबस उठाएंगे तो सिलेबस में पहले दिया गया है यूनिट 3 में सॉइल साइंस, और उसका पहला जो चैप्टर है वो यही है सॉइल एंड इट्स कंपोजिशन। तो पहले चैप्टर को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। जो आपके काम की चीजें हैं केवल वही पढ़ेंगे, फालतू की चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम भी उतना नहीं बचा हुआ है ना। तो 2021, 2023 और रिसेंट में हॉर्टिकल्चर का एग्जाम जो हुआ है, उन तीनों का जब गहन अध्ययन किया है तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपके लिए हम एकदम बढ़िया से छांट करके लेकर के आ गए हैं। जो असली मटेरियल जो होता है वो आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी नंबर 1, मृदा और उसका संगठन, सॉइल एंड इट्स कंपोजिशन। सॉइल में क्या क्या होता है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो मृदा, सॉइल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। भाई ये हमारी पृथ्वी है ना? इसकी जो सबसे ऊपरी परत होगी वही मिट्टी होती है, ठीक है ना? जो खनिजों, कार्बनिक पदार्थों, जल, वायु और जीवित जीवों का एक जटिल मिश्रण होता है। इसमें सब कुछ मिलता है आपको। खनिज मिल जाएगा, गैस रहेगी 78% आपकी जो नाइट्रोजन वायुमंडल में रहती है। तो इसको भी कौन खींच लेता है? जो दलहनी पौधे होते हैं अपनी जड़ों में खींच लेते हैं। तो नाइट्रोजन भी मिट्टी में मिल जाती है ना। कल वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया था यूनिट 1 में, ठीक है ना? तो ये हो गया। और जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं भाई, मैग्नीशियम हो गया, कार्बन हो गया, ये सब भी आपको इस मिट्टी में ही देखने को मिल जाते हैं। ऊपरी वाली परत में ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? तो भाई कार्बनिक पदार्थ, जल, वायु और जीवित जीवों का एक जटिल मिश्रण ये होता है। एक आदर्श जो कृषि मृदा होती है, यानी कि आइडियल एग्रीकल्चर जो सॉइल होती है, इसके आयतन का संगठन इस प्रकार होता है। कैसे होता है? जहां पर अच्छी खासी खेती हो सकती है उसका संगठन किस प्रकार का रहेगा, आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बढ़िया टेबल बना दी है, जिससे कि आपको रिवीजन में भी, रिवीजन के टाइम पर ज़्यादा टाइम नहीं लगे, आप बढ़िया से जो है टेबल के थ्रू रिवीजन कर सकेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले ये आपका कंपोनेंट यानी कि घटक हो गया। प्रतिशत, आयतन के आधार पर कितना प्रतिशत होता है मिट्टी में इन चीज़ों का। उसके बाद इसके मुख्य स्रोत और कार्य क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल जो मैटर होता है, कितना पाया जाता है मिट्टी में। तो 45% जो है वो मिनरल पाया जाता है अपने मिट्टी में, सॉइल में। क्या इसका कार्य होता है? तो चट्टानों के अपक्षय से ये प्राप्त होता है और पोषक तत्वों का ये मुख्य स्रोत होता है। भाई बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, कई कई सालों के परिणाम स्वरूप ये चट्टानें क्या हो गई, क्षरण की वजह से इन चट्टानों के जो कार्बनिक पदार्थ थे वो आकर के मिट्टी में मिल गए हैं ना। भाई कभी ऐसा भी हुआ करता था कि बहुत कम जनसंख्या थी और चारों तरफ चट्टानें, पहाड़, पर्वत यही हुआ करते थे। फिर कई कई करोड़ों सालों के बाद में यह हुआ कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी वो क्या हो गई, पिघल करके या फिर क्षरण होकर के मिट्टी में मिल गई हैं। और वो जब मिट्टी में मिली हैं तो जो कार्बनिक पदार्थ हुआ करते थे उनके, वो भी मिट्टी में मिल गए हैं। और वो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं किसके लिए, हमारी जो फसल होती है उसके लिए। जैसे मालवा की काली मिट्टी है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण हुआ है। या फिर जो आपके वॉल्केनोज होती हैं उनके अपक्षय से, उनके लावा निकलने से जो है उनका निर्माण हुआ है। अब इस लावा के साथ में कई सारे खनिज पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर हुआ करते थे वो बाहर आए, और वो खनिज पदार्थ किसको मिल रहे हैं, वहां की मिट्टी को मिल रहे हैं। तो सोयाबीन सबसे अच्छी वहां पर होती है ना। मालवा के एरिया में गेहूं बहुत अच्छा होता है, गेहूं की डलिया कहते हैं मालवा के एरिया को, है ना। तो ये सारे कार्बनिक पदार्थ आवश्यक होते हैं किसी भी फसल के लिए। चलिए अब मृदा जल की बात कर लेते हैं। सॉइल वाटर क्या होता है? तो 25% सॉइल वाटर जो है इस मिट्टी में पाया जाता है। पौधों को घुलनशील रूप में पोषक तत्व प्रदान करना। भाई पौधों जो कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो उस जल के थ्रू जो है घुल जाते हैं कैसे, मिट्टी में। तो ये जो मृदा सॉइल होता है, जो सॉइल वाटर होता है, ये वही जल होता है जिसमें कि खनिज पदार्थ मिले होते हैं, और ये जो है जाकर के पौधों को मिल जाता है, तो पौधों के पास में खनिज पहुंच जाता है। 25% जो है ये सॉइल वाटर पाया जाता है हमारी मृदा में। चलिए मृदा वायु की बात करेंगे। सॉइल एयर क्या होती है? 25% सॉइल एयर जो है वो मिट्टी के अंदर पाई जाती है।
तो जड़ों के श्वसन के लिए ये आवश्यक होती है। भाई जड़ें जो हैं वो कहाँ से सांस लेती हैं? भाई इस तरह से है ना, ये कोई पेड़ है, इसकी जड़ें कहाँ पर हैं? इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर ही तो हैं, तो मिट्टी के अंदर सांस तो लेने की आवश्यकता पड़ेगी ना मेरे भाई। तो इनको क्या ऊपर से वायु मिलेगी? भाई अगर इसकी जड़ बाहर होती तो इसको ऊपर से मिल जाती, लेकिन क्योंकि इसकी जड़ें अंदर हैं तो इसको सॉइल यानी कि मिट्टी से ही सांस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मिट्टी की संपत्ति में सांस कहाँ से मिलेगी? क्योंकि जो सॉइल एयर होती है वो इस मिट्टी में एब्जॉर्ब होती है, इस मिट्टी में फंसी हुई होती है, और वही एयर के थ्रू ये जो जड़ें हैं वो सांस लेती हैं, ठीक है ना। तो जड़ों के श्वसन के लिए ये आवश्यक होती है मृदा वायु, यानी कि आपका सॉइल एयर 25% पाई जाती है मिट्टी में। कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, तो 5% कार्बनिक पदार्थ जो है वो आपको मिट्टी में मिलते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? सड़े गले पौधे होते हैं, जीव होते हैं जो ह्यूमस होता है, सूक्ष्म जीवों का जो भोजन होता है, वो सब आपको 5% जो है इस मिट्टी में देखने को मिलता है। तो सारे कंपोनेंट आपको समझ में आ गए, कौन कौन से कंपोनेंट कितने प्रतिशत होते हैं, इनका क्या कार्य होता है और कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखो, तो मृदा जल और मृदा वायु का जो प्रतिशत है वो मौसम के नमी के अनुसार 25-25% के बीच में घटता बढ़ता रहता है। भाई कहीं पर बहुत ज़्यादा नमी है तो वहाँ पर आपको और जो है वो क्या कहते हैं, पानी ज़्यादा मिलेगा, यानी कि मृदा सॉइल वाटर ज़्यादा मिलेगा। और कहीं पर कम अगर पानी है यानी कम नमी है तो वहाँ पर सॉइल एयर ज़्यादा मिलेगी। लेकिन लगभग 25% पाया जाता है, 50% ये कंपोनेंट घेरते हैं। कुल मिलाकर के 50% जो है ये दोनों मिलकर के घेरते हैं मृदा जल और मृदा वायु। ठीक है, चलिए अब नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 है आपका मृदा संगठन के महत्वपूर्ण तत्व, यानी कि एग्जाम फोकस जो पॉइंट है मृदा संगठन की दृष्टि से, उसको देख लेते हैं। तो विगत वर्षों के जो एमपीआरईओ एग्जाम हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए 4 घटकों से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से वो फैक्ट हैं, आइए देख लेते हैं। नंबर ए है खनिज पदार्थ, यानी कि मिनरल जो मैटर होता है, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। देखिए, तो ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है भाई, मिट्टी का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? मिनरल पदार्थ होते हैं, मिनरल मैटर होते हैं। 45% हिस्सा जो है घेरते हैं। अभी आपको बताया था कि यहां से डायरेक्ट फैक्ट वाले प्रश्न पूछ लेते हैं। आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा मैटर है जो मृदा में सबसे ज्यादा स्थान घेरता है, तो आप कहेंगे मिनरल मैटर, यानी कि खनिज पदार्थ। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है वो देख लीजिए। इसमें मुख्य रूप से सैंड यानी कि बालू होता है, सिल्ट होता है, क्ले यानी कि मृतिका के कण पाए जाते हैं। क्ले के कणों का आकार आपसे पूछेंगे तो बता देंगे कि भाई 0.002 mm तक जो है वो इसके आकार होते हैं, कणों का आकार होता है। यह प्रश्न अक्सर व्यापन के एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना है, जो क्ले होता है, क्ले के कणों का आकार, जो मृतिका होती है, मृतिका के कणों का आकार कितना होता है? 0.002 mm तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बात आता है कार्बनिक पदार्थ का, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं तो कितना पाया जाता है, कैसे क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो भारतीय मृदाओं में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सामान्यतः बहुत कम होती है, लगभग 0.5% तक ही होती है ना। तो भारतीय जो मृदा है इसमें कार्बनिक पदार्थ कम पाया जाता है। ह्यूमरस क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों के पूर्ण अपघटन के बाद बना जो गहरे रंग का पदार्थ होता है वो ह्यूमरस कहलाता है। पहली बात तो कार्बनिक पदार्थ बहुत कम है, अब ये सड़ेंगे गलेंगे, फिर इनके बाद में जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा? ह्यूमरस कहलाएगा। उसके बाद में सी रेशियो एन रेशियो, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात भी महत्वपूर्ण है कार्बनिक पदार्थों के पॉइंट में। तो देखिए, सामान्यतः कृषि भूमि का C/N, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो 10:1 से 12:1 के बीच में होता है। यानी कि कार्बन 10 पाई जाएगी तो नाइट्रोजन 1 पाया जाएगा। ठीक है, कार्बन 12 होगी तो नाइट्रोजन 1 पाया जाएगा। ये आपका जो है रेशियो होता है, इस रेशियो को अच्छे से ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर हम आपके लिए स्टार लगा देते हैं। जब हम ये नोट्स आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी, आज आप वीडियो देख रहे हैं तो जिन लोगों ने प्रिंट आउट निकलवाया वो वहाँ पर स्टार लगा लेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है तो वो वीडियो में ध्यान रखेंगे कहाँ पर हमने जो है इसका कहाँ पर हमने स्टार लगाया था। ठीक है, चलिए नंबर अगला देखते हैं। सी यानी कि आपका मृदा वायु सॉइल एयर हो गई, जो अभी हम आपको ऊपर पूरा टेबल में पढ़ा करके आ रहे हैं, उसको डिटेल में भी पढ़ना आवश्यक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए, तो CO2 की सांद्रता की बात करेंगे। अगर हम मृदा वायु की बात करते हैं, भाई वायु में क्या होता है, जो आप अपनी वायु उसमें क्या होता है भाई, कार्बन नाइट्रोजन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। लेकिन सॉइल एयर में क्या पाया जाता है, तो CO2 की सांद्रता होती है सॉइल एयर के अंतर्गत सबसे ज्यादा होती है CO2। क्यों? क्योंकि पौधों को CO2 ही चाहिए ना भैया। भाई अपन को तो ऑक्सीजन चाहिए, अपन O2 लेते हैं, तो पौधे क्या लेते हैं, पौधे जो है वो CO2 लेते हैं। तो मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा 0.25% से 0.30% तक होती है, जो वायुमंडलीय CO2 की तुलना में लगभग 8 से 10 गुना अधिक होती है। भाई वायुमंडल में कितनी CO2 है? वायुमंडल में 0.03% CO2 है अपनी
अपने वायुमंडल में, लेकिन पौधों को तो ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो तो खाना ही CO2 से बना रहे हैं। तो उनके पास जो CO2 होती है, यानी कि जो सॉइल एयर में जो CO2 होती है वो कितनी होती है, 0.25% से 0.30% होती है, जो वायुमंडल की अपेक्षा लगभग 10 से 20 गुना, 10 से 12 गुना के आसपास होती है। ठीक है, MPREO और MPRAEO का ये जो है आपका फेवरेट फैक्ट है कि कितनी मात्रा सॉइल एयर में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हालांकि जब MCQ करवाएंगे तो इन सभी फैक्ट को हम कवर करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की तुलना में मृदा में थोड़ी कम होती है, लगभग 20.3% होती है। भाई हमारे मतलब कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के हम नहीं जी पाएंगे, है ना। लेकिन पौधों को उतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए जितनी उनको CO2 चाहिए। तो ऑक्सीजन वायुमंडल की तुलना में सॉइल एयर में कम होती है, लगभग 20.3% तक ही ऑक्सीजन होती है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है आपका मृदा जल यानी कि सॉइल वाटर। अब ये सॉइल वाटर क्या होता है देखिए, तो पौधों की उपलब्धता के आधार पर मृदा जल को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण जल, जिसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। यह जल गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधे नीचे चला जाता है, पौधों के लिए अनुपलब्ध है, पौधों के लिए नहीं मिलता भैया। जैसे कि ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है, ये सरकाय का पौधा बन गया, ये आम का पौधा है, ठीक है ना, आम का पेड़ है, यहाँ पर इसकी जड़ें हैं। ठीक है, ये कोई बादल हैं, बढ़िया से बादल हैं ये ऊपर। अब इन्होंने बारिश की, ठीक है, खूब अच्छी खासी बारिश हो गई, लेकिन ये जो पानी होगा ना वो 3 तरह से पौधों के लिए यूज में आएगा। पहला पानी जो बहुत तेजी से बरसा है वो सीधे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कहाँ चला जाएगा, सीधे आपका जो है पृथ्वी में चला जाएगा, यानी अंदर चला जाएगा, और ये किसी भी तरह से इन पौधों के लिए यूज में नहीं आएगा। ठीक है, तो इनकी अनुपलब्धता होती है, इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। और 1.3 ATM जो है ये पूरा उपलब्ध रहता है, यानी इतना जो वाटर होता है पूरे पानी का 1/3 भाग जो है वो सीधे जमीन में चला जाता है। दूसरा आता है आपका केसिका जल। अब इसको मिटा दें, समझ में तो आ गया ना आपके, मिटा देते हैं। केसिका जल यानी कैपिलरी जो वाटर होता है, ये क्या होता है, यह जल मिट्टी के कणों के बीच में फंस जाता है और यह पौधों के लिए सबसे उपयोगी और उपलब्ध जल है। यही वो जल है जिससे पौधे जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये जल क्या होता है, ये धीरे धीरे रिस रिस करके, मान लीजिए यहाँ पर भर गया पानी, है ना, फिर ये धीरे धीरे रिस रिस करके कहाँ जाता है, अंदर जाता है, और ये अंदर एकदम नहीं जा पाता है ना। तो ये क्या होता है, पौधे इसको यहाँ से खींच लेते हैं अपने पास में। क्यों? क्योंकि ये बहुत धीरे है, धीमे धीमे अंदर जा रहा है, तो पौधे क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे और अपने यूज में ला लेंगे। तो पौधों के लिए जो उपलब्ध जल होता है वो कौन सा होता है, केसिका जल होता है, ध्यान रखना है। नंबर 3 होता है आर्द्रता ग्राही जल, हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ये क्या होता है, तो मिट्टी के कणों से बहुत मजबूती से ये जुड़ा होता है, पौधों के लिए अनुपलब्ध होता है। ये वो पानी होता है कि इस तरह से पौधे अपना जो है बढ़िया बढ़िया से यहाँ पर जाल बिछाए हुए बैठे हैं, लेकिन ये पानी जो होता है ना ये ऊपर ही रह जाता है भाई, ये नीचे जाता ही नहीं है, तुम पकड़ोगे कहाँ से, है ना। तो ये ऐसा जल होता है जो ऊपर ही रहता है, ये पौधों के लिए अनुपलब्ध रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से, बहुत कठिनाई से जो है, कैसे, बहुत मतलब इतनी तेजी से ये जो है जुड़ा रहता है मिट्टी से, मिट्टी कणों से बहुत मजबूती से ये जुड़ा रहता है, इसको पौधे नहीं खींच पाते हैं। तो ये भी पौधों के यूज में नहीं आता है। पौधों के यूज में केवल एक जल आता है जिसे हम केसिका जल कहते हैं, कैपिलरी वाटर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए। नंबर 3 टॉपिक है आपका, नंबर 3 नंबर का पॉइंट है, फसल उत्पादन में मृदा की क्या भूमिका रहती है, रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। भाई मिट्टी के बिना फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। आखिर क्यों नहीं हो पाएगा, ऐसा क्या रीजन है कि भाई मिट्टी नहीं होगी तो फसल का उत्पादन नहीं होगा, ये क्या बात होगी सर, है ना। तो आइए बताते हैं क्यों नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मृदा केवल पौधों को खड़ा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक जीवित तंत्र भी है। भाई मिट्टी नहीं होगी तो पौधे खड़े ही नहीं होंगे, है ना, मिट्टी नहीं होगी तो पौधे गिर जाएंगे, भाई कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं होगा। फसल उत्पादन में इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। इस प्रकार से जो है मिट्टी जो है फसलों के लिए आवश्यक होती है। कैसे? देखिए, सबसे पहले है यांत्रिक आधार। भाई फिजिकल सपोर्ट, अगर कोई आपको फिजिकल सपोर्ट नहीं देगा तो आप भी यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, है ना। फिजिकल सपोर्ट से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपके पास में अगर मनी नहीं होगा, है ना, भाई मनी नहीं होगा तो आप जो है खरीद नहीं पाएंगे नोट्स, है ना, फिर आप ये यूट्यूब के सहारे ही रहेंगे, और यूट्यूब पर इतनी जल्दी वो पूरा कंटेंट कराना इतना आसान नहीं है ना। कोशिश हम भले ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे और पढ़ेंगे नहीं, भाई आपको हम यहाँ पर एग्रीकल्चर वाला लगभग पूरा पोर्शन करवा देंगे, पर सीसेट तो बहुत बड़ा है, सीसेट तो आपको नोट्स की मदद से ही पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए रहेगा, आपको फिजिकल सपोर्ट की आवश्यकता होगी, जो आपके माता पिता आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वही काम मृदा यहाँ पर करती है, किसके लिए, पौधों के लिए। तो मृदा जड़ों को फैलाने और पौधों को सीधा खड़ा करने के लिए जो आधार होता है वो प्रदान करती है। भाई ये कोई पौधा है, ठीक है ना, ये कोई पौधा है। अब अगर ये मिट्टी नहीं हो, ये मिट्टी नहीं हो तो क्या होगा, पौधा गिर जाएगा। भाई पौधा बड़ा ही नहीं हो पाएगा ना, बड़े होने के जब पौधा बड़ा होगा तभी तो खड़ा हो पाएगा। भाई पौधा बड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मिट्टी का सपोर्ट नहीं रहा तो पौधा नीचे गिर जाएगा, इस तरह से गिर जाएगा। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि मिट्टी क्या करती है, पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है, खड़ा होने के लिए जो है सपोर्ट प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो गई बात यांत्रिक आधार की।
अब और क्या करती है, और क्या करती है मिट्टी, तो भाई पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई भी करती है मिट्टी, ठीक है ना। इनको भोजन अगर चाहिए तो भोजन के लिए पोषक तत्व चाहिए, पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा, वो मिट्टी से मिलेगा। तो पौधों की वृद्धि के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों में से जो 14 तत्व होते हैं वो मिट्टी इनको प्रोवाइड कराती है। कौन कौन से भाई, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, कैल्शियम आपका हो गया है ना, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, फेरस हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन हो गया और निकिल हो गया। ये सारी चीज़ें सीधे मृदा के द्वारा ही पौधों को प्रदान की जाती हैं। अगर मिट्टी नहीं होगी तो ये 14 के 14 तत्व पौधों को नहीं मिल पाएंगे, और अगर ये तत्व पौधों को नहीं मिलते या फिर कुछ कमी हो जाती है तो फिर पौधा जो है सही से विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हम फसल को बोते हैं तो इनमें से जो चीज़ें हमारे मिट्टी में नहीं होती हैं उसको हम बाहर से डालते हैं भाई, खाद और जो है रसायनों की मदद से इसको हम डालते हैं। मान लीजिए वहाँ पर निकिल कम है, पोटास कम है, तो कई पौधों में जैसे आलू बोने से पहले पोटास डाला जाता है। क्यों? क्योंकि पोटास की कमी हो जाती है वहाँ पर, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो वो हम क्या करते हैं, खाद की मदद से प्रोवाइड कराते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें मिट्टी के द्वारा पौधों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। जल का भंडारण कैसे करेंगे भाई, वाटर रिटेंशन भी ये करता है। कौन? मिट्टी पौधों के लिए वाटर रिटेंशन भी करती है। मृदा बारिश या सिंचाई के पानी को स्पंज की तरह सोख कर रखती है, ठीक है, और सूखे के समय धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध कराती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मृदा में पाई जाती है। भाई आप अगर कहते नहीं भैया जाओ पानी दे दो, मतलब कि जाओ पौधों में पानी दे दो, सरसों को पानी दे दो, तो पानी कैसे दोगे आप? आपने तो लिजम लगा दी, आपने जो है पाइप लगा दी, अब ये पानी भर गया, अगर ये मिट्टी इसको नहीं सोखेगी तो मेरे भाई पानी चुपचाप बह जाएगा और कहीं पर जाकर के सूख जाएगा। लेकिन मिट्टी क्या करती है, मिट्टी इसको होल्ड कर लेती है, होल्ड करके रख लेती है। अब जैसे ही धूप पड़ी, यानी अब पौधों को जब मान लीजिए पानी की आवश्यकता हुई तो वो इस मिट्टी से कहेंगे कि बहन मुझे पानी दे दो, तो फिर जो बहन मिट्टी होती है वो इनको धीरे धीरे पौधों को पानी उपलब्ध कराती है। क्यों? क्योंकि पहले से उसने एब्जॉर्ब करके, पहले से उसने वाटर को जो है कह सकते हैं होल्ड करके अपने पास में रख लिया है, ठीक है, और बाद में जब आवश्यकता होती है तो देती है। यही काम बहनों का होता है ना। हमारी भी जो बहनें हैं तो वो जब हम छोटे थे तो पैसा बचा करके रखी रहती थी, फिर हमें मान लीजिए आवश्यकता हुई कुछ, है ना, कुछ खाना हुआ, तो फिर हम जा करके ना अपने पिताजी से डायरेक्ट नहीं मांगते थे, है ना। ये बच्चों का थोड़ा सा होता है कि भाई या तो माताजी से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, बहनों से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तो हम अपने सिस्टर से ज़्यादा कनेक्ट थे, तो हम सीधे जा करके अपने बहनों से मांगते थे, मतलब जो हमारी बड़ी बहन थी उनसे जा करके मांगते थे कि दीदी मुझे ऐसे ऐसे जो है पैसे चाहिए, तो वो होल्ड करके रखती थी पैसे को, है ना। मुझे भी जो मिलता था वो भी हम उनको दे देते थे, या पिताजी जो है वो भी देते थे तो बहन को ही दे देते थे कि हाँ भाई वो हमसे डायरेक्ट मांगेगा नहीं और जो है आप उसको दे देना, है ना, क्योंकि वो आपसे आकर के मांगेगा। तो वो क्या करती थी, पैसे को होल्ड करके रखती थी, फिर हमें जब आवश्यकता होती थी तो धीरे धीरे जो है वो पैसा प्रोवाइड करा देती थी हमको ना। यही काम मिट्टी का भी रहता है कि मिट्टी जल को भंडारित करके रखती है, जब पौधों को आवश्यकता होती है तो फिर पौधों को दे देती है। आ गया समझ में? आपके भी जीवन में कोई ना कोई ऐसा होगा कि जो मतलब आपके लिए सारी चीजों को होल्ड करके रखता होगा। भाई माता जी हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, बहन हो सकती है ना, या फिर किसी की पत्नी हो सकती है। भाई पत्नी भी बहुत अच्छा रोल निभाती है ना, वो भी पैसे को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। आपको जब आवश्यकता होती है तो फिर पता नहीं कहाँ से निकाल करके वो दे देती हैं, है ना। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है और आप धीरे धीरे करके कुछ पैसा आपने अपनी पत्नी को दे करके रखा है, तो फिर आपको नहीं पता चलेगा उनके पास में कितना पैसा है। लेकिन मान लीजिए इमरजेंसी में आपको जरूरत हुई तो वो पता नहीं कहाँ से वो जो पैसे आपने दिए थे उनको एब्जॉर्ब करके होल्ड करके रखती हैं और फिर जरूरत पड़ने पर आपको ला करके दे देती हैं, है ना। तो ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। यही सिस्टम जो है मृदा में भी चलता है, मिट्टी में भी चलता है, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा ना भाई, भाई समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, आपको एकदम भौतिक जीवन से जोड़ करके आपको बता रहे हैं। सारी चीज़ समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? जल्दी से पहली बात वीडियो को लाइक करो। नीचे शेयर का ऑप्शन होगा इस तरह का, है ना, इस तरह का, उसको आप क्लिक करोगे तो सारे आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, सब पर जाकर के आप शेयर कर सकते हो, अपने दोस्त को बता सकते हो हाँ भाई क्लासेस, अच्छी क्लासेस यहाँ पर आपको मिल रही हैं। चलें आगे बढ़ें, चलिए। तो वाटर रिटेंशन समझा दिया। अब चलते हैं तापमान नियंत्रण, टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम ये मिट्टी करती है। कैसे? तो मृदा पौधों की जड़ों को बाहरी वातावरण के अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान से बचाती है, जिससे जड़ों का विकास सुचारू रहता है। भाई ये पौधा है, इसकी जड़ें मिट्टी में हैं, मान लीजिए आज जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो मिट्टी क्या करेगी, मिट्टी इसको बचा कर रखेगी, एक कवच की तरह कार्य करेगी, यानी कि उस गर्मी को पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंचने देगी। जितनी आवश्यकता होगी केवल उतनी गर्मी ही पौधों की जड़ों तक पहुंच पाएगी, बाकी सारी गर्मी को मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब क्या होता है, मान लीजिए आज सूरज नहीं निकला और अब उसको जो है किसकी, टेम्परेचर की आवश्यकता है, तो उस मिट्टी ने जो टेम्परेचर को होल्ड करके रखा था ना, अब वो इन जड़ों को जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करा देगी। तो क्या करता है, टेम्परेचर को भी होल्ड करके मिट्टी रखती है, जिससे कि जितना टेम्परेचर जड़ों को चाहिए उतना टेम्परेचर जड़ों के पास में पहुंचता रहता है ना। चलते प्रोटेक्टिव की बात कार्य करती है। सूक्ष्म जीवों का आवास, भाई हैबिटेट फॉर माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे जीव होते हैं भाई, जो आपके चींटियां हो गई या फिर बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। भाई मृदा में राइबोजियम, एजोबैक्टर जैसे लाभदायक जीवाणु होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर पोषक तत्वों को मुक्त करते हैं। ये क्या करते हैं भाई, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब जो आपके
जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे राइबोजियम है, एजोबैक्टर है। तो जो दाल का पौधा होता है ना, कल आपको समझाया था ना बहुत अच्छे से, कल और परसों दोनों वीडियो में आपको समझाया था कि मान लीजिए ये कोई दाल का पौधा है, मान लीजिए ये सोयाबीन का पौधा है ना, तो सोयाबीन की जड़ों में क्या होता है, राइबोजियम पाया जाता है। सभी दालों वाले पौधों की जड़ों में राइबोजियम पाया जाता है। ये क्या करता है, ये पौधों से जो आपका वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन घूम रही है ना, इसको पकड़ लाता है। इधर आओ, चलो चलो चलो, क्यों चलो, क्योंकि जड़ों को आवश्यकता है तुम्हारी, ठीक है ना, जो दाल की जड़ें हैं उनको तुम्हारी आवश्यकता है। तो 78% जो नाइट्रोजन, उसको उसमें से कुछ नाइट्रोजन खींच करके ये राइबोजियम और जो एजोबैक्टर हैं वो दे देते हैं जड़ों को, और जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी में मिली हुई हैं, तो ये सारी की सारी नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाती है। इसीलिए जब भी कोई हम फसल बोते हैं तो उस फसल के बाद में कोई किसी न किसी दाल की फसल को जरूर बोते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन जो है वायुमंडल से कौन देता है, वो दाल की जड़ें ही देती हैं, वो दाल वाला पौधा ही देता है। क्यों? क्योंकि दाल की जड़ों में राइबोजियम और एजोबैक्टर पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है और मिट्टी को उपयुक्त उपजाऊ बनाने का काम करता है मेरे भाई। ठीक है, चलें अब चलो आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे एग्जाम टिप की, जो आपके आरईओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मृदा की धनायन विनिमय जो क्षमता होती है, जो आपकी सीईसी होती है, जितनी अधिक होगी वह मृदा उतनी ही अधिक उपजाऊ होगी। ठीक है, देखो अभी किसी ने पैसा भेजा है, अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी क्लास चल रही है, तो अभी तो भेज नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लिया करो, है ना। चलिए, तो जिसकी सीईसी जितनी अधिक होगी वो मृदा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उतनी ही ज्यादा उपजाऊ होगी, है ना। क्ले और ह्यूमरस सीईसी के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। जहां पर क्ले यानी मृतिका और ह्यूमरस जितना अधिक होगा वो मृदा, वो मिट्टी उतनी ही ज्यादा लाभदायक होगी, उतनी ही ज्यादा उपजाऊ होगी। तो आपका टॉपिक नंबर 1 खत्म होता है। चलिए टॉपिक नंबर 2 देख लेते हैं, आज सारे टॉपिक को निपटा देंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 क्या है, तो सॉइल प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मिट्टी की, वो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आपके नंबर 2 का टॉपिक जो है वो इसी के अंदर दिया गया, सॉइल साइंस के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं। तो ये भी हम एमपीआरईओ एग्जाम के दृष्टिगत तीनों पेपर को मिला करके जो आपके एग्जाम में पूछा गया उसको कवर करेंगे। तो एमपीआरईओ और अन्य कृषि आधारित परीक्षाओं जैसे कि आरएईओ हो गया, एसएडीओ हो गया, में मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों से सीधे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं का अध्ययन हम इस वाले टॉपिक में करने वाले हैं। देखिए, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इन तीनों गुणों को सबसे महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले मृदा के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल क्या होती है। देखिए, तो ये वे गुण हैं जिन्हें हम देख या महसूस कर सकते हैं। फसलों की जड़ों के विकास और जल धारण क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भाई ये ऐसे गुण होते हैं, फिजिकल चीजें क्या होती हैं जिनको हम देख सकते हैं ना। कौन कौन से हैं वो, आइए देख लेते हैं। नंबर ए है मृदा कणाकार यानी कि सॉइल टेक्सचर, जो हमको दिखाई देता है। कैसे, देखिए, यह मृदा में बालू, सैंड, सिल्ट और क्ले के कणों के अपेक्षित अनुपात को दर्शाता है। भाई किसी भी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर के देखो, है ना, जब हाथ में लोगे तो आपको ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। सैंड रहेगी, इसमें कुछ रेत रहेगी, बालू रहेगी, सिल्ट रहेगी, क्ले रहेगी। तो ये चीजें हमको क्या है, ये चीजें हमको दिख रही हैं। ठीक है ना, जब हमको दिख रही हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी कि जो सॉइल टेक्सचर होता है वो किसी भी मिट्टी का फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ये जोड़ी मिलाने को आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिर उसमें दिया रहेगा भाई सॉइल टेक्सचर, तो सॉइल टेक्सचर पर आप आंसर लगा देंगे। ठीक है, अब एग्जाम फैक्ट देख लीजिए। तो यह मृदा का एक स्थायी गुण होता है, यानी परमानेंट प्रॉपर्टी होती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है परमानेंट होती है, ये हमेशा रहेगी, हमको दिखती रहेगी। ठीक है, इसे जुताई, टिलेज या किसी अन्य क्रियाओं के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। यानी जो सॉइल टेक्सचर है आप उसको बदल नहीं सकते हैं। जो क्ले उसमें है, जो मिट्टी का उसमें है, वो तो रहेगी ही रहेगी, इसको बदला नहीं जा सकता। ये एग्जाम फैक्ट है, ध्यान रखना। कणों का आकार जो होता है, ठीक है, आईएसएस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम देखेंगे तो ये टेबल आपको कणों के आकार के बारे में बताएगी, किसी भी मिट्टी में कणों का आकार कितना होता है। तो चलिए देख लेते हैं, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। सबसे पहले ये कण का प्रकार हो गया, ठीक है, पार्टिकल्स का प्रकार हो गया, ये व्यास उसका आकार हो गया, डायमीटर कितना होता है एमएम में। मोटी बालू की बात करेंगे, जो आपका कोर्स सैंड होती है, इसमें 2.0 से 0.2 mm तक क्या होता है, इसका व्यास होता है, इसका आकार होता है। महीन बालू की बात करेंगे, कहते हैं भैया सिंध का रेत तो बहुत मोटा होता है, चंबल का रेत बहुत पतला होता है, कुछ ऐसा ही है ना। चंबल का रेत जो है पतला होता है, मुरैना वाले जानते होंगे, मुरैना और चंबल क्षेत्र वाले जानते होंगे कि भाई जो सिंध नदी का रेत होता है वो काफी मोटा होता है ना, और जो आपका ये चंबल वाला रेत होता है वो पतला होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम बनता है। महीन बालू फाइन सैंड क्या होती है, 0.2 mm से 0.02 mm तक जो होती है उसे महीन बालू कहते हैं। और नीचे आइए, सिल्ट, सिल्ट क्या होता है, 0.02 mm से 0.0002 mm तक जो होती है ये आपकी सिल्ट कहलाती है। और नीचे आ जाइए तो जो क्ले यानी जो मृतिका होती है वो 0.002 mm से भी कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन तीनों से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है ना। आगे बढ़े, चलिए अब मृदा संरचना की बात करेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए क्या क्या होता है सॉइल में, मृदा संरचना में क्या क्या चीजें होती हैं वो देखते हैं। देखिए, तो यह मृदा कणों यानी सैंड, सिल्ट और क्ले, 3 प्रकार के मृदा कण होते हैं, बता दिए ना भाई। मृदा कण कौन कौन से होते हैं ये बताया ना आपको, 3 प्रकार के मृदा कण होते हैं। एक तो सॉइल हो गई, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया। ठीक है, यानी सैंड जिसे हम रेत कहते हैं,
देखो 3 चीज़ दिख रही है आपको, एक तो रेत दिख रही है, रेत 2 प्रकार की है, मोटी और महीन है, फिर सिल्ट है, फिर क्ले है, यही 3 जो है कण होते हैं जिससे मिलकर के पूरी मिट्टी बनी होती है। अब इन्हीं पर बता रहे हैं कि ये मृदा के कणों यानी सैंड, सिल्ट और क्ले के आपस में जुड़ करके एक विशेष आकार में व्यवस्थित करने का तरीका है। इन तीनों को मिला करके जो मिट्टी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं, और उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पूरा जो है पढ़ने वाले हैं। एग्जाम फैक्ट की बात करेंगे तो यह एक अस्थायी गुण है जिसे जुताई, खाद मिलाने और फसल चक्र अपना करके सुधारा जा सकता है। भाई कहीं पर ये तीनों चीजें मिलकर के बहुत मोटी हो गई हैं, है ना, और कहीं पर एकदम बारीक हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे, इसकी जुताई कर देंगे, इसकी जुताई कर दो, 2-4 बार जुताई कर दो। अब तो वो आता है ना रोटावेटर, रोटावेटर से देखो मिट्टी कितनी एकदम महीन कर देते हैं ना। पहले वो आते थे कल्टीवेटर हुआ करते थे, वो कल्टीवेटर केवल केवल क्या करते, जोत देते थे, है ना, महीन करने का काम नहीं करते थे। अब रोटावेटर आ गए हैं, उन सारी चीज़ों को एकदम तोड़ तोड़ करके महीन कर देते हैं। तो आप इसको जुताई की विधि अपना करके और रसायन डाल करके, खाद मिला करके इनकी प्रकृति को यानी कि इनका जो वो है नेचर है, इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अस्थायी गुण है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। कृषि के दृष्टिकोण से क्रम और ग्राइंडर यानी गोलाकार और कड़िका में संरचना सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें वायु और जल का जो संचार है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये आपका सॉइल स्ट्रक्चर हो गया यानी कि मृदा की संरचना होगी। अब मृदा के घनत्व की बात करेंगे, सॉइल डेंसिटी की बात करेंगे। सॉइल डेंसिटी में देखेंगे तो भाई स्थूल घनत्व होता है यानी बल्क डेंसिटी होती है। ये क्या होती है, तो सामान्य मृदा का जो बीडी होता है, जो बल्क डेंसिटी होती है वो 1.33 G/cc जो है ये होता है। ठीक है, और जुताई करने पर ये जो बीडी है ये कम भी हो जाता है, तो 1.33 होता है ग्राम प्रति सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सीसी क्या होगा यार, सीसी अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। ठीक है, खैर आप ध्यान रखना 1.33 ग्राम प्रति सीसी होता है, इतना ध्यान रखना, बाद में आपको बता देंगे। ठीक है, अगर कण घनत्व की बात करते हैं यानी पार्टिकल डेंसिटी पीडी की बात करते हैं, अगर किसी को पता होगा सीसी क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। अभी हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है, अगली वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। हाँ, कहाँ पर से, कण घनत्व। अगर पार्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो इसे सत्य घनत्व कहा जाता है, इसे ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और ये लगभग 2.65 G/cc होता है। ठीक है, तो 2.65 क्या होता है, कण घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी होता है। अब एग्जाम फैक्ट देख लेते हैं। पार्टिकल डेंसिटी हमेशा बल्क डेंसिटी से क्या होती है, अधिक होती है। ये आपसे स्टेटमेंट जब बनाएगा तो स्टेटमेंट में ये प्रश्न पूछेगा, और हम आपकी जो एमसीक्यू सीरीज करवाएंगे उसमें ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी होंगे, जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न भी होंगे और डायरेक्ट एमसीक्यू भी होंगे ना, तीनों की प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो ये मान करके चलिए कि आप सिलेक्शन के साथ में ही जुड़े हैं, इसीलिए नाम ही है हमारे चैनल का सक्सेस जंक्शन। आपको सक्सेस के जंक्शन पर ले जा करके छोड़ेंगे जहां से आप अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलिए मृदा के रासायनिक गुण की बात कर लेंगे। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स की बात करेंगे, कैसे, आइए देख लेते हैं। ये होता क्या है वो देखिए पहले। तो ये गुण मृदा के पोषक तत्वों की उपलब्धता, उर्वरता यानी फर्टिलिटी को निर्धारित करता है। कौन सी मृदा कितनी ज्यादा पोषक है ये हम केमिकल उसके गुण के द्वारा, केमिकल प्रॉपर्टी से पता लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले मृदा पीएच, सॉइल पीएच मान होता है। पीएच का अर्थ क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो पीएच यह मापता है कि मृदा कितनी अम्लीय और कितनी क्षारीय है। भाई कितनी एसिडिक और कितनी एल्काइन है, ये कैसे पता चलेगा, उस मृदा की पीएच वैल्यू से पता चलेगा। ठीक है, तो कृषि के लिए आदर्श है भाई, जो मृदा की पीएच मान होता है वो कौन सी मृदा कितना आदर्श है वो हमको बताता है। तो अधिकांश फसलों के लिए 6.5 से 7.5 तक जो पीएच होता है वो उपयुक्त होता है, क्योंकि इस रेंज में सभी आवश्यक पोषक तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये रेंज आपको याद रखनी है। यहाँ से 101%, हमने कह दी ना 101%, यानी कि 101% ये प्रश्न बनेगा कि कितना पीएच मान होना चाहिए। एक आदर्श पीएच मान कृषि के लिए कितना होता है, 6.5 से 7.5 तक होता है। अब जब एनालिसिस कराएंगे एग्जाम का तो हम बताएंगे, देखो ये हमने प्रश्न बताया था, देखो एग्जाम में आया है ना। चलिए, ऐसे ही हमने देखो अभी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ऐसे अपने नोट से प्रश्न आए थे। ठीक है, अभी हॉस्पिटल असिस्टेंट का हुआ है, बहुत सारे लोग 87-88 नंबर तक लेकर के आए हैं, माइनस मार्किंग के बाद में। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। अच्छा, अब इसको सुधारा भी जा सकता है, मान लीजिए कहीं पर कम या ज्यादा तो सुधार भी सकते हैं। अम्लीय मृदा जिसका पीएच मान 7 से ग्रेटर देन 7 होता है को सुधारने के लिए चूना, लाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर अम्लीय कोई मृदा है उसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, चूना डाल देंगे, उसमें लाइम डाल देंगे। क्षारीय मृदा, इसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है। भाई जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है वो अम्लीय हो जाएगी, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक है वो क्षारीय हो जाएगी, जिसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 है वो उदासीन हो जाएगी, जैसे हमारा जल होता है। ठीक है, देखो इसको सुधारने के लिए जिप्सम मिलाते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी क्षारीय मृदा है उसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, जिप्सम डालेंगे। कोई अम्लीय एसिडिक है उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, उसको सुधारने के लिए हम लाइम यानी कि चूना डालते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए अगला आपका धनायन विनिमय क्षमता हो जाती है, यानी कि आपका कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी सीईसी। यही सीईसी अभी आपको बताया था, जिसकी सीईसी जितनी ज्यादा होगी
वो उतनी अच्छी जो है मृदा मानी जाती है, उतना अच्छा उसमें उत्पादन होगा। तो यह मिट्टी की कणों का धनात्मक आयन जैसे कि आपका कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन को आकर्षित करने और रोक के रखने की क्षमता होती है। तो सीसी क्या दर्शाता है? सीसी यही दर्शाता है कि ये जो खनिज पदार्थ हैं, ये इनको रोक करके कितना रखा है, वही इस मिट्टी में सीसी को दर्शाएगा। एग्जाम फैक्ट देखिए, सीसी जितनी अधिक होगी मृदा मृदा जो है वो उतनी ही अधिक उपजाऊ होगी। ह्यूमरस की सीसी सबसे अधिक होती है, लगभग 200 के आसपास होती है ना। तो इसके बाद में क्ले आता है और उसके बाद में जो है आपका ये सबसे ज़्यादा ह्यूमरस की सीसी अधिक होती है। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ह्यूमरस की जो सीसी होती है वो सबसे अधिक होती है, उसके बाद में क्ले का स्थान आता है। चलिए नंबर सी बात करेंगे विद्युत चालकता की, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो यह मृदा में घुलनशील लवणों यानी कि सोल्यूबल जो सॉल्ट होती है इसकी मात्रा को दर्शाती है। इसे डेसी साइमन्स मीटर यानी कि DS/m में दर्शाया जाता है। इसका उपयोग लवड़ी मृदा यानी कि सलाइन जो सॉइल्स होती है उसकी पहचान करने के लिए हम विद्युत चालकता का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ें, अगला अपना नंबर 3 आ जाएगा मृदा के जैविक गुण यानी कि बायोलॉजिकल। तीनों गुण हमको पता करने हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल केमिकल समझा चुके हैं, बायोलॉजिकल की ओर चलते हैं। पहले ये भाई साहब बहुत फ़ोन लगा रहे हैं, जिन्होंने अभी पैसा भेजा है नोट्स के लिए, तो इनको नोट्स भेज दें, फिर आपकी आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो ऐसे डिस्टर्ब करते रहेंगे ना। अपनी क्लास तो 1 सवा घंटा चलने वाली है। चलिए, अब हम यहाँ पर मृदा के जैविक गुण पढ़ते हैं। देखिए, तो मृदा एक जीवित माध्यम है जिसमें करोड़ों सूक्ष्मजीव यानी कि माइक्रोब्स रहते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने और पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराने का काम करते हैं। भाई जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए कोई गाय भैंस मर गई है ना, गाय भैंस को कहाँ पर फेंक देते हैं? मिट्टी के, मतलब कहीं पर ले जा करके थोड़ा उसमें फेंक देते हैं। फेंकने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो उसी जो गाय भैंस जो मरी है उसको सड़ा गला देते हैं। वो सड़ा गला करके जो कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं उसको पौधों के लिए उपलब्ध करा देते हैं, है ना। और सड़ा गला करके उसको नीचे जमीन में खींच लेते हैं, जमीन में पहुंचा देते हैं, केवल हड्डियां ऊपर रह जाती हैं, ठीक है ना। बाकी सारा चीज़ जो है सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी के थ्रू वो चीज़ें कहाँ पर पहुंच जाती हैं? पौधों के लिए पहुंच जाती हैं। तो ये मृदा के बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के लिए जो है एक अच्छा सा उदाहरण हो जाएगा। अब कुछ इसमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे ए नंबर पर है मृदा सूक्ष्मजीव, यानी कि जो आपके सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। भाई यही तो काम करते हैं सड़ाने गलाने का। देखिए, तो मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों की संख्या का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। प्रति ग्राम मृदा में भाई बैक्टीरिया पाया जाएगा सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में एक्टोनोमाइसिटीज ये पाए जाएंगे, उसके बाद में कवक पाए जाते हैं और सबसे कम शैवाल पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, सबसे कम शैवाल। ये आपको ध्यान रखना। अब ये चीज़ें होती क्या हैं इनको आइए देख लेते हैं और किस तरह से ये काम करती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, बैक्टीरिया आप लोग जानते भी होंगे, संख्या में ये सबसे अधिक होती हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसे राइबोसोम में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? पहली बात तो पूछा जाएगा सबसे अधिक क्या चीज़ जो है मिट्टी में पाई जाती है ना। अगर हम बात करेंगे सूक्ष्म जीवों की, तो सूक्ष्म जीवों में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। काम क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। राइबोसोम भी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है आपका एक्टोनोमाइसिटीज। ये एक्टोनोमाइसिटीज क्या होता है? तो पहली बारिश के बाद मिट्टी में जो सौंधी खुशबू आती है वह इन्हीं सूक्ष्मजीवों के कारण आती है। भाई आपने देखा होगा, यही बारिश का महीना चल रहा है, अब तो काफ़ी बारिश हो चुकी है, लेकिन जब पहली बार बारिश हुई होगी तो मिट्टी पर जब पानी गिरता है ना, तो मिट्टी में से जो सौंधी सौंधी खुशबू निकलती है वो क्यों निकलती है, क्या होता है? तो वो एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो इस खुशबू को निकालने का काम करते हैं। वही एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, ये मिट्टी की चीज़ों को एक्टिव कर देते हैं। यानी कि मिट्टी पर जब पानी गिरा तो मिट्टी में जो चीज़ें सो रही थी उनको एक्टिव कर देते हैं। जो सूक्ष्मजीव होते हैं या फिर जो उसकी उर्वरता होती है उसको एक्टिव करने का काम कौन करता है? एक्टिनोमाइसिटीज करते हैं, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात आती है कवक यानी कि फंजाई की। फंजाई क्या काम करते हैं? देखो, ये अम्लीय मृदा में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि लिग्निन और सेलुलोज को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? अम्लीय मृदा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये लिग्निन और सेलुलोज जो मिट्टी में पाया जाता है इसको तोड़ने का काम करते हैं। बाकी शैवाल एल्गाई क्या होते हैं? तो शैवाल आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो आपके तालाब होते हैं उनमें एक हरे रंग की परत ऊपर चढ़ जाती है ना, तो वही आपका शैवाल या फिर एल्गाई होते हैं। मिट्टी ये आपके जल में ज़्यादातर पाए जाते हैं, मिट्टी में काफ़ी कम मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ ये सबसे लास्ट में शैवाल आ रहे हैं ना। अभी वाटर में बात करेंगे तो वाटर में शैवाल अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए, केंचुए की बात करते हैं अर्थवॉर्म में, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इन्हें किसान का मित्र कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया था एमपी फॉरेस्ट के भी एग्जाम में और एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्जाम में, जो रिसेंट में अभी किसने लिया है? एमपी एपटेक ने लिया है, एसबी एपटेक ने, ठीक है ना। तो भाई हम देखो हर एक एग्जाम का एनालिसिस कराते हैं तो हमको ये पता होता है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से अभी पूछा गया है और कहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा, उसी हिसाब से अपने नोट्स को हम क्रिएट करते हैं। यही वजह है कि हमारे नोट्स को पढ़ करके बहुत अच्छे खासे सिलेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए,
देखो, ये किसान मित्र कहा जाता है, ये मिट्टी को खा करके उसे भुरभुरा बना देते हैं और मिट्टी के निचले स्तर के पोषक तत्वों को ऊपरी सतह पर लाने का काम करते हैं, जिससे मृदा की भौतिक और जैविक अवस्था में सुधार होता है। और मिट्टी के नीचे जो चीज़ें दबी हुई होती हैं, वो पोषक तत्व, इनको ये खा करके ऊपर लाने का काम करते हैं, ठीक है? इसीलिए आपने देखा होगा, केंचुआ जहाँ से भी जाता है तो ऊपर भुरभुरा सा हो जाता है, ठीक है ना? कई सारे लोग जो है केंचुए की खाद का भी प्रयोग करते हैं। केंचुआ ला करके अपने जो है उसमें खेत में छोड़ देते हैं, तो उससे खेत का भुरभुरापन बना रहता है। चलिए नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 आपका आ जाएगा। आज का टॉपिक नंबर 3 है आपका एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशंस, यानी कि जो पौधों में जरूरी पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ये आपके सिलेबस में सॉइल साइंस के अंतर्गत तीसरे नंबर पर दिया गया है। देखिए, ये भी हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे एमपीआरईओ एग्जाम के लिए। एमपीआरईओ और आरएईओ और अन्य कृषि परीक्षाओं में आवश्यक पादप पोषक तत्व यानी कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन, यहां से 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। विशेष रूप से पोषक तत्वों की कमी, उनसे होने वाले रोग और उनके मुख्य कार्य, ये इसके पसंदीदा विषय हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है? चलिए, हालांकि इसके ऊपर हम शुरू में जो आपका एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी में एक बड़ी सी जो है हमने टेबल दी है ना एग्रोनॉमी वाले नोट्स में, वहां पर हमने ये कौन सा रोग किसकी वजह से होता है, कौन सा जीवाणु लगता है फसलों में, वो सब करा चुके हैं, ठीक है? यहाँ पर एक बार फिर से देख लेंगे। देखिए, पहली बात, अनिवार्यता की कसौटी यानी क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होती है वो देख लीजिए। किसी तत्व को पौधों के लिए आवश्यक तभी माना जाएगा जब वह कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करेगा। भाई, कोई भी तत्व पौधों के लिए आवश्यक है या नहीं है, इसको तभी माना जाएगा जब कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करेगा। वो शर्तें कौन कौन सी हैं? जैसे कि पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फिर पौधों को भाई नाइट्रोजन देते हैं, राइबोजियम हो गया, नाइट्रोजन देता है ना? तो जो पौधों के लिए लाभदायक है उसको ही हम आवश्यक मानते हैं, जो पौधों के लिए हानिकारक है उसको हम अनावश्यक मानते हैं। और ये शर्तें दी किसने थी, ये सिद्धांत दिया किसने था, वो भी देख लेते हैं। यह सिद्धांत सबसे पहले एरॉन और शॉर्ट, जो 1939 में जो है इनके द्वारा दिया गया था। बाद में 1954 में एरनॉन ने इसे फिर से परिष्कृत यानी रिफाइन किया और बताया कि कौन कौन सी चीजें पौधों के लिए आवश्यक है। इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, एरनॉन और स्टाउट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में पौधों के लिए कुल 17 आवश्यक तत्व हैं। 14 तो हमने शुरू में बता दिया था आपको, लेकिन टोटल 17 हैं। 17 आवश्यक पोषक तत्व माने जाते हैं। 17वां और सबसे अंतिम खोजा गया तत्व जो है वो निकेल है, यानी निकेल भी पौधों के लिए आवश्यक है। 1987 में इसको जो है शामिल किया गया था। तो प्रश्न बनेगा, भाई पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कुल मात्रा कितनी है? तो कुल कितनी है? 17 मात्रा है। पूछा जाएगा सबसे लास्ट में कौन सा जोड़ा गया है, ये आरईओ में पूछा गया है, ठीक है? रिसेंट में हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में सबसे अंतिम कौन सा तत्व है? तो सबसे अंतिम निकेल है, जिसको जोड़ा गया था। कब शामिल किया गया भाई? तो बता दो, 1987 में शामिल किया गया, ठीक है? चलिए एग्जाम फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम फैक्ट में भाई बताया गया है कि भाई डीजे निकोलस 1961 ने क्रियात्मक पोषक तत्व यानी फंक्शनल न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें 17 आवश्यक तत्वों के साथ 4 लाभदायक तत्व, जिसमें आपका सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, वैलेडियम को भी शामिल किया जाता है। तो ये भी है जिनको शामिल किया गया है, ठीक है ना? कौन कौन से? सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और वेनेडियम, इनको भी शामिल कर लिया गया है। अतः टोटल फंक्शनल न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो फंक्शनल न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हो जाएगी 21, लेकिन अगर सामान्य न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो 17 हो जाएगी। दोनों आपके ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे। अगर दिए जाएंगे तो लिखा रहेगा फंक्शनल न्यूट्रिशन कितने हैं टोटल, तब आप 21 बताएंगे, ठीक है ना? तो आप अच्छे से देख लेना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। इसी के अंदर पोषक तत्वों का वर्गीकरण हमने कर दिया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है हमने अलग से वर्गीकृत कर दिए हैं और एक आपको टेबल में दे दिया है, जिससे कि आप अच्छे से इसको आराम से पढ़ सकेंगे, रिवीजन में मदद करेगा लास्ट टाइम पर। तो पौधों की मात्रा के आधार पर पौधों को 17 तत्वों की अलग अलग आवश्यकता होती है। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कौन सा तत्व किस श्रेणी में आता है, तो वो हम इस वाले उसमें कवर करेंगे, इस वाली टेबल में, ठीक है? देखिए, ये नोट्स आपके उसमें डले हुए हैं, इसमें ग्रुप में डले हुए हैं, ठीक है ना? जो आपका सेकंड नंबर का ग्रुप है कृषि विस्तार अधिकारी एग्रीकल्चर ग्रुप, उसमें ये डले हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये श्रेणी है, कैटेगरी है, पोषक तत्व है और मुख्य स्रोत और तथ्य है, कहाँ से हमको मिलेंगे और क्या क्या इसके फैक्ट है। सबसे पहले आधारभूत संरचनात्मक तत्व की बात करेंगे, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चरल होते हैं उसमें बात करेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो चाहिए ही चाहिए। ये चीज अगर नहीं मिलेगी तो पौधा होगा ही नहीं। तो बेसिक में कौन कौन आ जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है? पौधों का ये 96% भाग तो ये अकेले बना देते हैं तीनों मिलकर के। पूरा पौधा अगर 100% है तो 96% आपको ये चीजें मिल जाएंगी, CHO, ठीक है? ये हवा CO2 और पानी H2O से प्राप्त होते हैं। तो आपको इसमें यही 3 चीज देखने को मिलेगी भाई। एक तो हवा में CO2 होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा, हाइड्रोजन पानी में होता है तो हाइड्रोजन यहाँ पर मिल जाएगा। यानी ये 3 चीजें आपको सबसे ज्यादा किसी भी पौधे में मिलेंगी। उसके बाद में है आपका प्राथमिक पोषक तत्व, जिसे हम प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिशंस कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशंस कहते हैं।
इसमें आपका एनपीके हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा भाई एनपीके की मात्रा कितनी है तुम्हारे फसल में, तुम्हारी खेती में, तुम्हारी मिट्टी में एनपीके कितना है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जो मिट्टी में आवश्यक होती हैं। तो पौधों को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उर्वरकों में मुख्य रूप से यही दिए जाते हैं भाई। किसी भी चीज पर कहीं पर पोटेशियम की मात्रा कम होती है, कहीं पर नाइट्रोजन कम होता है, कहीं पर पोटास कम होता है। तो इन्हीं तीनों चीजों को जो है हम खाद के द्वारा देते हैं। आलू को जब बोते हैं उससे पहले पोटास मिलाया जाता है ना, क्योंकि आलू के लिए पोटास की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बाकी के जो है आपके वहां से प्रश्न बनने की कम संभावना है, ऊपर के दोनों से प्रश्न बनेंगे। बाकी इनको भी हम देख लेते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व यानी सेकेंडरी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें कौन कौन आ जाएगा। उसमें कार्बन, मैग्नीशियम, सल्फर यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 चीजें रहेंगी जो आपकी द्वितीयक पोषक तत्वों में आ जाएंगी। ठीक है, तो मृदा में प्राथमिक तत्वों के बाद में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी प्राथमिक तत्व होते हैं और उससे जरूरी सबसे ऊपर वाला है। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करेंगे, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता इनकी नहीं पड़ती है। जिसमें फेरस हो गया यानी जो आयरन वाला पार्ट होता है, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, निकिल हो गया। तो इन सारी चीज़ों की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा जरूरी ये नहीं होते हैं। तो पौधों की इनकी बहुत कम मात्रा 1 ppm में आवश्यकता होती है। लेकिन क्या बता रहे हैं, देखिए नीचे देख लेते हैं। लेकिन ये एंजाइम क्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण, यानी एंजाइम, जब एंजाइम क्रिया होती है तब ये सारी चीजें काम में आती हैं। ठीक है भाई, चलिए नंबर 3, प्रमुख पोषक तत्वों के कार्य और उनके कमी के लक्षण क्या है, कैसे हमको पता चलेगा कि भाई इस चीज की कमी इसके अंदर है और ये यह कार्य करता है। चलिए देख लें, चलिए देखते हैं। चलिए 49 मिनट की वीडियो हो गई है, 20 मिनट लगभग और लगेंगे अपने, है ना। चलिए प्राइमरी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जो नंबर 1 पर है, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले नाइट्रोजन को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यह वनस्पतिक वृद्धि और प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। कमी के लक्षण क्या है, तो इसकी कमी क्या हो सकती है, पुरानी पत्तियां पहले ही पीली हो पड़ने लगती हैं। ठीक है, पहली बात, नाइट्रोजन वनस्पतिक वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। नाइट्रोजन की कमी का पता कैसे चलेगा, तो वी आकार की जो पत्तियां हो जाएंगी और ये पीली पड़ने लगेंगी। ठीक है ना, तो ये आगे बताता है कि भाई जो है नाइट्रोजन की इसमें कमी हो रही है। अब फास्फोरस की बात करेंगे। देखिए फास्फोरस, इसको पी से दर्शाते हैं। इसे पौधे की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एडीपी के निर्माण का यह कारण होता है। एटीपी के रूप में जो है इसको ऊर्जा मिलती है। यह जड़ों के विकास के लिए जरूरी है। जड़ों का विकास फास्फोरस की मदद से ही होता है। कमी के लक्षण कैसे पता चलेगा कि फास्फोरस की कमी हो रही है, तो पत्तियों के किनारे और निचला हिस्सा बैगनी रंग का हो जाता है। अगर बैगनी यानी पर्पल कलर का हो जाए तो समझ लो भैया इसमें फास्फोरस की कमी है और फास्फोरस डालने की आवश्यकता है। उसके बाद बात करेंगे पोटास की, जिसे हम के से दर्शाते हैं। यह पौधों में रंध्रों, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। और ये स्टोमेटा ही महत्वपूर्ण है। क्यों, पौधे जो सांस लेते हैं ना, वो इस स्टोमेटा की वजह से ही लेते हैं। भाई अपन सांस ले रहे हैं, लिया छोड़ा तो नाक से अपने सांस गई, पेट हमारा फूला, है ना भाई। मतलब कुछ रंध्र खुलते हैं, कुछ रंध्र जो है बंद होते हैं। तो यही काम यहाँ पर पौधों में होता है। स्टोमेटा जो होता है वो उसको स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण कौन करता है, पोटास के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। या पौधों में सूखा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है कि भाई कभी सूखा पड़ गया तो ये पानी इनको प्रोवाइड कराएगा, रोग कोई आ गया तो उससे लड़ने की क्षमता कौन प्रदान कराता है, ये स्टोमेटा ही कराता है। ठीक है, अब चलिए एग्जाम फैक्ट देख लेते हैं। तो छिपी हुई भूख यानी कि हिडन हंगर की समस्या मुख्य रूप से पोटास की कमी से संबंधित है ना। अगर पोटास की कमी हो जाएगी तो हिडन हंगर हम इसको कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। हिडन हंगर किसकी कमी से होती है, तो हिडन हंगर पोटास की कमी से संबंधित है। पोटास को के से दर्शाते हैं। ठीक है, चलो नंबर 2 आपका आ जाएगा द्वितीयक और सूक्ष्म तत्व, सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हम करते हैं। तो पहले आएगा आपका कैल्शियम। तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल के निर्माण के लिए यह आवश्यक होता है। कैल्शियम की मदद से ही कोशिका भित्ति आपकी बनती है। कमी के लक्षण क्या क्या हैं, पौधे के जो शीर्ष भाग होते हैं, जो टर्मिनल बड होता है, इसकी वृद्धि रुक जाती है। भाई पौधा बड़ा ही नहीं होता है, या कलिकाएं मर जाती हैं। टमाटर में ब्लोसम एंड नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ब्लोसम एंड रोग जो है वो इसकी कमी से होता है। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से पूछा जाएगा। टमाटर में ब्लोसम एंड रोग किसकी कमी से होता है, तो आप बताएंगे कैल्शियम की कमी से होता है। फिर आती है बात मैग्नीशियम की। तो यह क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। भाई पौधों में हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है वो क्लोरोफिल ही होता है। क्लोरोफिल नहीं होगा, भाई आपके पास में सिलेंडर नहीं है तो गैस लेकर के बैठे रहो, है ना, खूब आपको सूर्य की रोशनी मिल जाए, खूब पानी मिल जाए, पर तुम्हारे पास में जब सिलेंडर ही नहीं तो खाना कहाँ से बनाओगे, ना। खूब तुम्हारे पास में आटा रखा है, सब कुछ रखा है, तो ये क्लोरोफिल वही होता है, ये सिलेंडर का काम करता है। ठीक है, ये अगर नहीं होगा तो खाना बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है क्लोरोफिल, हरे रंग का ये होता है। और मैग्नीशियम जो है इसको बनाने में सिलेंडर खत्म हो जाएगा, भराने कहाँ जाओगे, गैस एजेंसी जाओगे ना, तो यही काम ये करता है। क्लोरोफिल भराने कहाँ जाता है, मैग्नीशियम के पास में जाता है। मैग्नीशियम होगा तो क्लोरोफिल बनेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं जिंक की। तो एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल है जो REO में पूछा गया था। धान का खैरा रोग और मक्के का व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा रहे हैं, मतलब ये एग्जाम में आएगा। खैरा रोग कई बार पूछा गया, अभी हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में पूछा गया था 2025 में जो एग्जाम हुआ था।
ठीक है। चलिए बोरॉन की बात करते हैं। तो परागकणों पोलन के विकास और शर्करा के परिवहन शुगर ट्रांसलेशन को नियंत्रित करने के लिए जो है यह आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि ये परागकण पोलन में ये काम निभाता है। परागकण क्या होते हैं भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधों का जो निषेचन होता है वो परागकण की मदद से होता है। परागकण को बढ़ाने का काम कौन करेगा, बोरॉन करेगा। ठीक है, कमी के लक्षण बता दीजिए। तो फलों का फटना, अगर ये बोरॉन की कमी हो गई तो फल क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों का फटना, जैसे टमाटर और सेब का फटना जो है वो बोरॉन की मदद से, मतलब बोरॉन की कमी से हो जाता है। चलिए मोलिब्डेनम की बात करेंगे, जिसे हम एमओ से दर्शाते हैं। तो यह दलहनी फसलों में राइबोजियम जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। भाई मोलिब्डेनम होगा तभी जो नाइट्रोजन है वो पौधे अपने जड़ों में लेकर के जा पाएंगे। ठीक है, फूल गोभी में विप पटेल नामक जो रोग होता है वो इसकी कमी से हो जाता है, मोलिब्डेनम की कमी से पूछा जाएगा। कौन सा रोग विप जो है मोलिब्डेनम की कमी से होता है, तो विप पटेल नामक जो रोग है वो मोलिब्डेनम की कमी से और फूल गोभी में होता है, ध्यान रखना। चलिए इसी के अंतर्गत टॉपिक नंबर 4 को भी कवर करते हैं, जिसमें आपका बताया जाएगा फंक्शन ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, यानी कि पौधों में किस तरह से फंक्शन चलता है, प्लांट को, पौधों को भोजन कैसे मिलता है, न्यूट्रिशन कितना कितना कैसे कैसे मिलता है। टॉपिक नंबर 4 में हम कवर करने वाले हैं। आपके सिलेबस में सॉइल साइंस के नंबर 4 नंबर का जो दिया है वो यही दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए। तो एमपीआरयूए जैसे कृषि परीक्षाओं में पोषक तत्वों के कार्य, ये पोषक तत्वों के कार्य है। ठीक है, यानी कि फंक्शन और उनकी गतिशीलता, डायनामिक और मोबिलिटी से बहुत गहरे और अप्लाइड प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आपको इस टॉपिक को गहराई में पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हमने आपके लिए टेबल का भी यहाँ पर निर्माण कर दिया है। टेबल के थ्रू भी आप अच्छे से ये पढ़ सकोगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो पोषक तत्वों के मुख्य कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, आइए देखते हैं। तो पौधों में कार्यप्रणाली के आधार पर आवश्यक पोषक तत्वों को 4 मुख्य समूहों में बांटा गया है। वो 4 मुख्य समूह कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले कार्य समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप, फिर पोषक तत्व, मुख्य कार्य और एग्जाम फैक्टर। चलिए अगर कार्य समूह की बात करेंगे तो पहला आएगा ढांचागत एलिमेंट, यानी कि आप एलिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस एलिमेंट में क्या होगा, ढांचागत में क्या होगा, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी आवश्यकता होती है। ये पौधों की संरचना, सेल वॉल और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये चीजें अगर नहीं रहेंगी, भाई सीएचओ शुरू में बताया था ना भाई, CO2 और H2O की मदद से CHO मिलता है। CHO नहीं मिलेगा तो ढांचा ही नहीं बन पाएगा किसी भी पौधे का, है ना। पौधे का ढांचा नहीं बन पाएगा तो क्या खड़ा होगा। तो संरचना जो है, सेल वॉल जो है और कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है वो CHO की मदद से ही होता है। ठीक है भाई, अगला ऊर्जा भंडारण और स्थानांतरण, ये कैसे होगा, तो ये आपका फास्फोरस और मैग्नीशियम, इसकी आवश्यकता होती है। फास्फोरस ATP का हिस्सा है, जबकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का केंद्र है और सौर ऊर्जा ग्रहण करता है। अभी आपको बताया था मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल होगा ही नहीं भाई, सिलेंडर ही नहीं होगा तो तुम रखे रहो, कुछ खाना तो नहीं बन पाएगा। तो मैग्नीशियम जो है वो सौर ऊर्जा को ग्रहण करने का काम करता है। एंजाइम सक्रियकर्ता, यानी एंजाइम को कौन सक्रिय करेगा, तो पोटेशियम, कार्बन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्या करती हैं, एंजाइम को सक्रिय करती हैं। तो ये तत्व विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को चालू करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि सिलेंडर से जब गैस निकली तो फिर तुमको लाइटर की आवश्यकता होगी ना भाई, बिना लाइटर की आग तो जलेगी नहीं। तो तुमने लाइटर से जब आग जलाई तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो लाइटर से आग जलाने का काम करती हैं। यानी सारी जो आपकी फंक्शनल जो रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम सक्रियता यानी कि इन चीजों की वजह से चालू होती हैं। फिर परासरण व आयन संतुलन की बात कर देते हैं। ये क्या होता है, इसमें आपका पोटेशियम और क्लोरीन, ये कोशिकाओं के पोटास और क्लोरीन, ठीक है ना, ये कोशिकाओं के स्फीति दाब यानी कि ट्यूगर प्रेशर को बनाए रखते हैं। पोटास रंध्रों को खुलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर रंध्र खुलेंगे नहीं, बंद नहीं होंगे तो फिर वो सांस नहीं ले पाएंगे। तो पोटास क्या करता है, पोटास इसको बंद करने और खोलने का काम करता है। ठीक है भाई, ये परासरण व आयन की बात हो गई। चलिए अब हम यहाँ पर एग्जाम में जो डायनेमिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम में डायनेमिक्स से तात्पर्य है पोषक तत्वों की गतिशीलता, यानी कितनी गति से पोषक तत्व, मोबिलिटी यानी कि गतिशील कितने हो रहे हैं, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोषक तत्व पहुंच रहे हैं, कितना समय लग रहा है। यह गतिशीलता 2 जगहों पर देखी जाती है, एक तो पौधों के अंदर और दूसरा मृदा के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों की परीक्षा से सीधे प्रश्न बनते हैं। तो दोनों में हम देख लेते हैं गतिशीलता कहां पर कैसे होती है, पोषक तत्व कैसे गति करते हैं। भाई एक तो पौधे के अंदर पोषक तत्व गति करेंगे, भाई मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर पोषक तत्व गति करेंगे तो ऐसे गति करेंगे, है ना, यहां से नीचे से इस तरह से गति करेंगे, है ना। तो एक तो पौधे के अंदर होता है, दूसरा मृदा के अंदर होता है। ये जो जड़ें हैं ना, ये जड़ें, इनको कहां से मिलेगा, इनको मृदा से मिलेगा। तो मृदा में कैसे पोषक तत्व गति कर रहे हैं, इसको भी हमको यहां पर देखना है, यहां से प्रश्न बनते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पौधों में गतिशीलता, मोबिलिटी इन प्लांट्स। प्लांट्स में गतिशीलता कैसे होती है, आइए देख लेते हैं। तो पौधों के अंदर कौन सा तत्व कितनी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, विशेषकर पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की ओर जा सकता है, यह उनकी कमी के लक्षणों का स्थान भी तय करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि कौन सा तत्व है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितनी जल्दी गति कर पा रहा है। ठीक है, चलिए
यूनिट 4 जो है बहुत छोटी है, यूनिट 4 में केवल 2 ही चैप्टर हैं, उनको तो बहुत जल्दी से आज शाम को कवर कर लेंगे, ठीक है ना? आज शाम को यूनिट 4 कंप्लीट करवा देंगे, यानी आपको बढ़िया से टाइम मिल जाएगा बढ़िया से तैयारी करने के लिए, ठीक है? चलिए, तो अत्यधिक गतिशीलता यानी कि हाईली मोबिलिटी कौन-कौन से तत्व होते हैं? तो एनपीके, एमजी और एमओ, ये ऐसे तत्व हैं, ये बहुत तेज़ी से गति करते हैं, ठीक है ना? तो पुरानी निचली पत्तियों पर, क्योंकि ये तत्व पुरानी पत्तियों से निकलकर नई पत्तियों में बहुत जल्दी चले जाते हैं, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना, मैग्नीशियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाश हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये बहुत तेज़ी से गति करते हैं, इसलिए इनको अत्यधिक गतिशील हाईली मोबाइल माना जाता है। उसके बाद मध्यम गतिशील होते हैं, मॉडरेटली मोबाइल कौन-कौन से होते हैं? जिंक होता है। जिंक जो है मीडियम होता है, पुरानी और नई पत्तियों दोनों पर जो है ये चलता है। उसके बाद ये क्या करते हैं? पहले वाले पुराने से सीधे नई पत्ती में गमन कर जाते हैं, ये पुरानी में भी रहता है, नई में भी रहता है। उसके बाद कम गतिशील यानी कि लेस मोबाइल कौन से होते हैं? भाई फेरस हो गया, आपका मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया। तो नई ऊपरी पत्तियों पर ये तत्व तो पुरानी पत्तियों से आसानी से नहीं निकल पाते, बेचारे उसी में फंस जाते हैं पुरानी पत्तियों में, नई में जा ही नहीं पाते हैं, इन्हें हम कम गतिशील कहते हैं। फिर अगतिशील हो जाएगा यानी कि इमोबाइल हो जाएगा, जैसे कि कैल्शियम हो गया, बोरॉन हो गया। शीर्ष कल का टर्मिनल बड पर ही ये बैठे रहते हैं, इनकी कमी से पौधों का शीर्ष भाग मर जाता है, ये ऊपर ही रहते हैं, ठीक है ना? ये नीचे जाती नहीं, कहते भाई अपन तो ऊपर बैठे शांति से हवा ले रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, ठीक है ना? आगे समझ में? चलिए एग्जाम टिप की बात कर लेते हैं आपके आरईओ एग्जाम के लिए। तो अगर प्रश्न यह आए कि टेलीग्राम पर किसी ने मैसेज कर दिया, रुक जाओ यार पहले नेट बंद करें। चलिए देखिए, अगर प्रश्न आए कि किस तत्व की कमी के कारण सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर दिखेंगे, तो उत्तर हमेशा एनपीके या फिर मैग्नीशियम होगा, ठीक है? यानी कि किस तत्व की कमी के लक्षण जो हैं सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर दिखते हैं, क्योंकि ये पुरानी पत्तियों में ऑलरेडी रहते हैं, तो आप एनपीके और मैग्नीशियम को लगाएंगे। चलिए नंबर बी क्या है? अब मृदा में गतिशीलता की बात कर लेंगे भाई, अभी हमने पौधों में बात कर ली थी, अब मृदा में किस प्रकार से गति करते हैं वो भी देख लेते हैं, यानी मोबिलिटी इन सॉइल की बात करेंगे। तो मृदा में पोषक तत्वों की गतिशीलता यह तय करती है कि उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर को मिट्टी में कैसे डालना चाहिए, यानी छिटकवा विधि से डालना है कि जड़ों के पास गहराई से डालना है, ये डिपेंड करेगा कि वो कितनी तेजी से गति कर रहे हैं भाई, है ना? आपने पोटास को फेंका है, वो कितनी जल्दी मृदा में मिल रहा है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसको छिड़काव करना है या उसको लिक्विड बना करके डालना है या केवल मिट्टी के साथ मिला करके ऊपर से फेंक देना है, उसकी गतिशीलता पर डिपेंड करेगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। अगर हम गतिशीलता की स्तर की बात करेंगे, तो नंबर 1 पर आपका गतिशील यानी कि मोबाइल आ जाएगा। कौन-कौन सा? तो नाइट्रेट, सल्फेट और क्लोराइड, ये तीनों तेजी से गति करते हैं, तो ये पानी के साथ घुलकर आसानी से बह जाते हैं, इसलिए इन्हें ड्रॉप ड्रेसिंग यानी खड़ी फसल में छिड़काव के रूप में देना चाहिए। आप इनको छिड़काव कर सकते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन की मदद से इनका छिड़काव कर दिया जाता है, ठीक है? इन तीनों तत्वों का। उसके बाद नंबर 2 पर कौन आएगा? नंबर 2 पर आपका आ जाएगा कम गतिशील यानी कि लेस मोबाइल। कौन-कौन से होते हैं? अमोनियम, पोटास, कैल्शियम, ये लेस मोबाइल होते हैं, ये क्ले कणों पर चिपक जाते हैं और धीरे-धीरे उपलब्ध होते हैं, यानी कि इनको आप जो है मतलब कि भुरभुरे जो आपके सूखे जो होते हैं, सूखे के तौर पर जो है इनको फेंक सकते हैं। अगतिशील कौन सा है? तो फास्फोरस और जिंक। तो फास्फोरस मिट्टी में बिल्कुल नहीं चलता, इसलिए डीएपी और एसएसपी को हमेशा बीज के नीचे जड़ों के बहुत करीब मिलाना चाहिए, यानी कि जो जड़ है ना उसके पास में फेंको। जो डीएपी यूरिया होता है क्या करते हैं? एकदम जड़ों पर जाकर के फेंक देते हैं, जिससे कि जल्दी से जड़ के पास पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि ये अगतिशील है मेरे भाई, इमोबाइल है। फास्फोरस और जिंक इमोबाइल है, बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको जड़ों के पास में फेंकते हैं, ठीक है? आ गया, आगे बढ़े, अंतर देख लीजिए। तो फास्फोरस पौधों के अंदर अत्यधिक गतिशील है, लेकिन मृदा में पूरी तरह से अगतिशील है। पौधों में तो तेजी से गमन करेगा, लेकिन मृदा में नहीं कर पाता। यह तथ्य व्यापक के कई कृषि एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? चलिए टॉपिक नंबर 5 में क्या है? समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी INM। यहां से भी बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब ये INM होता क्या है, इसके बारे में पहले पता करते हैं। INM क्या है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, ये इसका हिंदी में हो जाएगा INM। वर्तमान कृषि और MPREAO जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे प्रासंगिक यानी कि रिलेवेंट विषय है, ठीक है? सरकार का पूरा फोकस टिकाऊ कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर है, इसलिए यहाँ से अप्लाइड प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? आपको पहले वाले यूनिट 2 जब करवा रहे थे तो आपको समझाया था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है कि भाई पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए खेती करना ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है, कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो कुछ बचा के रखेंगे। सारे पौधे सारे पेड़ अगर तुम काट दोगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे रहेगी मेरे भाई? तो पर्यावरण की रक्षा करते हुए कृषि करना ही क्या कहलाता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है। आइए INM के बारे में पूरे फैक्ट को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से INM का पूरा निचोड़ हमने यहाँ पर दिया है। देखिए INM क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। INM का अर्थ क्या होता है? तो मृदा की उर्वरता, स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के सभी संभव स्रोत
यानी चाहे वो रासायनिक स्रोत हों, चाहे वो कार्बनिक स्रोत हों, चाहे वो जैविक स्रोत हों, 3 प्रकार के स्रोत होते हैं, ठीक है? यानी कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। एक साथ और संतुलित मात्रा में इनका उपयोग करना। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ तुम रासायनिक केमिकल की बहुत ज़्यादा डाल दे रहे हो, आज तुम केमिकल बहुत ज़्यादा डाल रहे हो, खूब अच्छी फसल हो रही है, लेकिन 10 साल के बाद वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। आज जो तुमको बहुत अच्छी फसल लग रही है, अगर केमिकल का ज़्यादा यूज़ करोगे, तो कल को वो फसल जो है आपकी बहुत कम पैदा होने लगेगी। क्यों? क्योंकि उर्वरता समाप्त हो जाएगी मेरे भाई। भाई लौकी है, इतनी बड़ी लौकी थी, रात में तुमने केमिकल इंजेक्ट कर दिया इंजेक्शन के द्वारा, सुबह देख रहे हो लौकी इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है ना? तो इसको जो खाएगा उसका तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा ना, तुमने तो केमिकल डाल के बना दी, 10 रुपए की लौकी को 30 रुपए का बना दिया, है ना? लेकिन जो खाएगा, तो किसी भी चीज़ को एक निश्चित मात्रा में उसका यूज़ करना है, जिससे उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसी को हम क्या कहते हैं? INM कहते हैं। आ गया समझ में? चलिए, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? तो केवल रसायनों पर निर्भरता को कम करना, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करना और पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है? चलिए आईएनएम के घटक देख लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ आईएनएम। तो एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जाता है कौन सा स्रोत किस कैटेगरी में आता है। तो आईएनएम को हमने 3 मुख्य स्तंभों में बांटा है। कौन कौन से हैं? आइए यहाँ पर देख लेते हैं। बढ़िया से आपके लिए हमने जो है बढ़िया सी एक जो है टेबल बना करके दे दिया है, ठीक है, जिससे को आपको पढ़ने में मदद मिल जाए। भाई टाइम कम है ना, तो नोट्स में जब आप रिवीजन करोगे तो बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। देखिए ये है कंपोनेंट यानी घटक, ये मुख्य स्रोत है और ये एग्जाम फैक्ट है। चलिए देख लेते हैं शुरू से। पहला है अपना रासायनिक उर्वरक यानी कि इनऑर्गेनिक या फिर केमिकल में, तो कौन कौन आ जाएगा भाई? यूरिया, डीएपी और एमओपी, एसएसपी। ये जो होते हैं क्या होते हैं? केमिकल यानी कि रासायनिक उर्वरक होते हैं। यही तो हम लोग डालते हैं खेतों में आजकल, ज़्यादातर यूज इसी का तो कर रहे हैं भाई। यूरिया की बोरी नहीं मिल रही है भैया, यूरिया की बोरी ब्लैक में मिल रही है भैया, ठीक है ना? डीएपी नहीं मिल रही है भैया। तो ये सब क्या है? यही है, रासायनिक उर्वरक है जिनको हम खेतों में डालते हैं, ठीक है। चलिए, ये पौधे को तुरंत पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन लगातार प्रयोग से मृदा का पीएच मान और सूक्ष्म जीव जो है प्रभावित होते हैं। भाई पीएच मान कम हो जाएगा फिर समस्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। सूक्ष्म जीव मर जाएंगे बेचारे, सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो पैदावार काफ़ी कुछ समय के बाद पैदावार खत्म हो जाएगी, है ना? तो तुरंत तो फायदा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए आप देखेंगे तो ये समस्या पैदा करेगा। उसके बाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा देखिए, तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, पोल्ट्री खाद, ये क्या हो जाएगा? ये कार्बनिक खाद हो जाएगा, यानी ऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है। इसे हम ऑर्गेनिक कृषि कहते हैं। और ऑर्गेनिक कृषि करने वाला पहला कौन सा राज्य है? तो सिक्किम पहला राज्य है जिसने ऑर्गेनिक कृषि चालू की थी। लो सर आपने इसमें जी के भी पढ़ा दी है ना, करंट अफेयर भी पढ़ा दिया इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये मृदा की जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और संरचना को सुधारने का काम करते हैं। अभी बताकर आए केचुआ कैसे काम करता है, वर्मी कंपोस्ट कैसे काम करता है ना। चलिए नंबर 3 जैविक उर्वरक की बात कर लेते हैं, बायो फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर में कौन कौन आ जाएगा भाई? राइबोजियम हो जाएगा, एजोबैक्टर हो जाएगा, पीएसबी हो जाएगा, एजोला हो जाएगा। ये क्या होते हैं? ये आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना भाई। राइबोजियम बताया था ना, 78% वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको खींच करके पौधों में डाल देता है। पौधे क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं, तो नाइट्रोजन ऐसे मिट्टी में पहुंच जाती है। तो ये होते हैं जैविक उर्वरक, जिसमें आपका ये राइबोजियम, एजोबैक्टर, एजोला वगैरह आ जाते हैं। ये जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके या अघुलनशील फास्फोरस को घोल करके पौधों को देने का काम करते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट में हमने बांटा था, तीनों आपको हमने समझा दिए। चलिए, अब जैविक उर्वरक जो है जहां से आपके एमपीआरईओ में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर से, ये फेवरेट टॉपिक है एमपीआरईओ का, इसको हम अलग से देख लेते हैं। तो व्यापम के एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी हिस्से से आते हैं, किस फसल में कौन सा जैविक उर्वरक होता है, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। बाकायदा हमने इसमें इसको भी जो है टेबल में सजा करके आपके लिए दे दिया है, देखिए बढ़िया से, है ना। चलो अब देख लेते हैं यहाँ से। तो ये आपका फसल का प्रकार हो जाएगा, ये उपयुक्त जैविक उर्वरक हो जाएंगे और महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे दलहनी फसलों में। तो दलहनी फसलों में क्या होता है? राइबोजियम होता है, शुरू से बता कर रखा है, कल वाले उसमें भी आपको पता था, सोयाबीन पढ़ा रहे थे तब बताया था आपको। यह जड़ों में ग्रंथियां, नोडल्स बनाता है, सोयाबीन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है। और सोयाबीन में कौन सा होता है? तो राइबोजियम जेपनोकियम नाम का जो राइबोजियम बैक्टीरिया होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। कल आपको अच्छे से समझाया था सोयाबीन के बारे में सारी चीजें। उसके बाद में आएगा अनाज वाली फसल, जैसे गेहूं और मक्का हो गया। इसमें कौन होता है? इसमें एजोबैक्टर होता है। ये क्या करता है? स्वतंत्र रूप से फ्री लिविंग नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। उसके बाद ज्वार, बाजरा और घास कुल आ जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें क्या हो गया? एजोस्पिलिरम, क्या भाई नाम है, एजोस्पिलिरम नाम का जो है बैक्टीरिया होता है, या जड़ों के आसपास सहजीवी के रूप में काम करता है और ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उसके बाद धान आ जाएगा, पैडी यानी राइस आ जाएगा। तो इसमें एजोला होता है, एजोला, बीजीए, नीलहरित शैवाल, ये सारे इसमें होते हैं भाई। नीलहरित शैवाल कैसे होते हैं? शैवाल कहाँ पर पाया जाता है? शैवाल जल में पाया जाता है। और जानते हैं धान के खेत में पानी भरा रहता है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि धान का खेत में जब पानी आप भर देंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे ऊपर काई लग जाती है। वो काई क्या होती है भाई? यही नीलहरित शैवाल ही तो होते हैं, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गाई जो होती है उसी को तो काई कहते हैं।
तो सबसे ज़्यादा पूछे जाना प्रश्न है कि धान के खेत में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए एजोला एक जलीय फंड का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। स्टार लगा लेना। एजोला कहाँ पर यूज होता है? धान की खेती में। सभी फसलें फास्फोरस के लिए कौन काम करेगा? पीएसबी काम करता है। फास्फोसेट, सबलोगियम और बैक्टीरिया, ये जो है पीएसबी जो है वो सभी प्रकार की फसलों में स्पेशली फास्फोरस का काम करता है। तो मृदा में जमे हुए फिक्स फास्फोरस को घोल करके पौधों के लिए यह उपलब्ध कराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर आपका हरी खाद आ जाएगा। ठीक है, हरी खाद में क्या रहेगा? ये आईएनएम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है ना, कैसे? तो हरी खाद के लिए खेतों में दलहनी फसलों को उगाकर फूल आने से पहले उसी खेत में जुताई करके मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक है, यानी जो दलहनी फसलें होती हैं उनको बो दिया, बोने के बाद में अभी फूल आए ही थे कि फिर उनकी जुताई कर दी और उन जितनी फसलें थी उसको उसी मिट्टी में मिला दिया। क्यों मिला दिया? बताया था ना आपको, दलहनी फसलें क्या करती हैं? नाइट्रोजन को खींचने का काम करती हैं। तो उनको जब मिलाया है तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिल गया है। ठीक है, कौन कौन सी फसलें होती हैं जो ऐसा काम करती हैं? तो ढैंचा हो गया, ठीक है, सनई हो गया। तो ये फसलें क्या करती हैं? इनको हम पहले बो देते हैं फिर उसी में मिला देते हैं। तो ये जो है हरी खाद का काम करती हैं। ठीक है, एग्जाम फैक्ट देख लीजिए। हरी खाद के लिए फसल को मिट्टी में पलटने की सबसे सही अवस्था पुष्पावस्था ही होती है। जब पुष्प आ रहे हो तभी मिला दो, अगर फल आ गए तो फिर वो घातक हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस समय पौधों में कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन सबसे अधिक होते हैं और इनका तना भी मुलायम रहता है, यानी कि अगर जोत दोगे तो आसानी से वो मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम फैक्ट नंबर 2 देखेंगे। ढैंचा जो क्षारीय और लवड़ी मृदाओं के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त हरी खाद होती है। ढैंचा का बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष की बात करते हैं। ये भी आपका एग्जाम टिप है। आईएनएम का लक्ष्य जो है रसायनों को पूरी तरह बंद करना नहीं है, वह ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बल्कि रसायनों के साथ साथ गोबर खाद और बायो फर्टिलाइजर का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिससे मिट्टी की जान बची रहे और उत्पादन भी ना गिरे। यानी कि आप रसायनों का भी प्रयोग करो लेकिन उसके साथ में आप बायो फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करो, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता ना कम हो। तुमने रसायन फेंक दिए, मिट्टी खराब हो गई, फिर तुम रो रहे हो, अरे सर पहले तो बहुत खेती होती थी अब नहीं हो रही है। तो उसका रीजन यही होता है ना, अगर तुम रसायन का प्रयोग कर रहे हो उतनी मात्रा में तुम हरी खाद का भी प्रयोग करोगे तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। टॉपिक नंबर 6 जो आपका सबसे लास्ट टॉपिक है, आपका सॉइल साइंस के अंतर्गत देखेंगे तो मिल जाएगा आपको सिलेबस में, वो है प्रॉब्लम सॉइल्स। कौन कौन सी मिट्टियां जो प्रॉब्लम वाली मिट्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में। तो एमपीआरईओ और आरएईओ अन्य कृषि परीक्षाओं में समस्याग्रस्त जो मृदाएं होती हैं प्रॉब्लम सॉइल से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष रूप से यूएस सैलिनिटी लेबोरेटरी द्वारा दिए गए वर्गीकरण यानी कि पीएच, ईसी, ईसी, ईएसपी, इन मृदाओं को सुधारने के लिए रसायनों से भी सीधे फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं उनको आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते तो बड़ी समस्या हो जाती है। हमको लगता है काहे मेहनत कर रहे हैं भाई। 3 दिन पहले वीडियो डाली थी, 500 व्यूज़ आ पाए हैं मात्र, है ना। बताइए ऐसा कहीं होता है क्या? आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, पढ़ते हो निकल जाते हो। तो थोड़ा ये भी तो समझो कि कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए, इसको शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के पास में। ठीक है ना, जितना भी मित्र लोग हैं अपने मित्र के पास में शेयर कर देंगे। वैसे तो तुम रोज गिफ्ट देने पहुंच जाओगे, जो काम की चीज़ें वो नहीं दोगे, है ना। तो ये काम की चीज़ें हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं आपके संगी साथी तो उनको भेजो ना भाई। ठीक है, कहीं कहीं पर 500 800 रुपए का कोर्स लेकर के बेचारे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर पूरा सिलेबस भी नहीं करवा रहे हैं, क्लासेस भी नहीं लग रही हैं ना, बस पैसा खर्च कर दिया है। यहाँ पर हम तुमको फ्री में यूट्यूब पर दे रहे हैं, फिर तुम नहीं शेयर कर पा रहे हो। अलग ही लेवल है तुम लोगों का। चलिए अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि सीधे सीधे आपको टेबल बना करके दे दिए तो बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। समस्याग्रस्त मृदाओं का हमने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। देखिए, तो लवड़ी और क्षारीय मृदाओं को पहचानने के लिए यूएस सैलिनिटी जो लेबोरेटरी है इसने 3 पैमाने तय किए थे। पहला था ईसी, दूसरा ईएसपी और तीसरा पीएच पैमाना। ईसी क्या होता है? जो आपको विद्युत चालकता के बारे में बताएगा। ईएसपी क्या होता है? विनिमयशील सोडियम का प्रतिशत बताएगा। और पीएच क्या होता है? पीएच तो आप जानते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मृदा का पीएच मान। ठीक है, अब ये सीधे सीधे आपको बता देगी। मृदा का प्रकार, जो हमारी लवड़ी मिट्टी होती है, सलाइन सॉइल होती है, उसमें ईसी की चालकता कितनी होती है? 4 से अधिक होती है। ईसी 4 से अधिक। ईएसपी परसेंटेज में 15 से कम होती है। ठीक है, और पीएच मान 8.5 से कम होता है किसमें? लवड़ी मृदा में। उसके बाद क्षारीय मृदा की बात करते हैं, एल्काइन में। एल्काइन में जो ईसी होता है वो 4 से कम होता है। ईएसपी जो होता है 15 से अधिक होता है। पीएच जो होता है वो 8.5 से 10 तक होता है। ठीक है, उसके बाद लवड़ी मृदा की बात करेंगे, यानी कि जो आपकी लवड़ी क्षारीय मिट्टी होती है, यानी मिक्स जो होती है, उसमें ईसी जो होता है वो 4 से अधिक होता है, ईएसपी 15 से अधिक होता है और पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। ठीक है, चलिए याद रखने का तरीका क्या है? तो लवड़ी में ईसी ज़्यादा होता है, क्षारीय में ईसी कम होता है और बाकी दोनों से ज़्यादा होता है, और लवड़ी क्षारीय तीनों में ज़्यादा होता है। मतलब ये आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा, आप आराम से बता देंगे। चलिए अब इनका प्रकार और प्रबंधन देख लेते हैं कि भाई समस्याग्रस्त मृदाएं कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की हैं, उनका प्रबंधन हम कैसे करते हैं। पहला आपका अम्लीय मृदा आती है, एसिटिक सॉइल आती है। इसका पीएच मान 6.5 से कम होता है। पहली बात, इसमें हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयनों की अधिकता होती है। हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम अधिक होगा, पीएच मान 6.5 से कम होगा।
पोषक तत्वों पर प्रभाव क्या पड़ता है? इसमें लोहा, मैग्नीज और एल्यूमिनियम की विषाक्तता टॉक्सिटी हो जाती है, जबकि कैल्शियम और मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है। तो ये सारी समस्या जो है वो आपको अम्लीय मृदा में देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सुधारेंगे कैसे? तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए लाइम CaCO3 डाल देते हैं, चूना डाल देंगे उसमें, ठीक है। व्यापम के द्वारा यह सबसे ज्यादा प्रश्न ये वाला पूछा गया है, ध्यान रखना आपको। क्षारीय उर्वरकों जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, रॉक फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। सहनशील फसलें जैसे चाय हो गया, धान हो गया, आलू हो गया, ये हल्की अम्लीय मृदाओं को आसानी से हल्की अम्लीय मृदाओं में उगाई जा सकती हैं। इनके लिए कोई अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं? चाय होगी, धान होगी और आलू होगा। चलिए अब लवणी मृदा की बात करते हैं, सैलाइन सॉइल की। इसकी विशेषता क्या है? इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवणों की अधिकता होती है। ये सारी चीजें इसमें ज्यादा पाई जाती हैं। गर्मी के दिनों में खेत की सतह पर सफेद लवणों की परत जम जाती है। आप देखना गर्मी के दिन में खेत के ऊपर देखो ना, सफेद सफेद परत जमी रहती है। वो क्या होती है? ये सैलाइन सॉइल की वजह से ही होती है। इसे सफेद ऊसर या फिर सफेद क्षारीय मृदा भी कहा जाता है। एग्जाम फैक्ट है, ध्यान रखना। प्रबंधन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसको सही कैसे करेंगे? तो निश्चालन विधि के द्वारा खेत में साफ पानी भरकर लवड़ों को जड़ क्षेत्र से नीचे बहा देना लवड़ी मृदा सुधारने की सबसे अच्छी तकनीक है। जब उस पर व्हाइट कलर की परत चढ़ गई है, साफ पानी भर दो टिब्बल चालू करके, वो अपने आप नीचे चली जाएगी, ठीक है। इसमें जिप्सम आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। लवड़ी सहनशील परतें कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो इनको सहनशील कर सकती हैं, जो इनको इनमें उगाई जा सकती हैं? तो जौ हो गया, चुकंदर हो गया, कपास हो गया, खजूर हो गया, ये लवड़ी मिट्टी में भी उगाए जा सकते हैं। चलिए, क्षारीय यानी एल्काइन और सोडिक सॉइल क्या होता है? एल्काइन मिट्टी की क्या विशेषताएं होती हैं? तो देख लीजिए, इसमें विनिमय सोडियम यानी कि सोडियम प्लस के सोडियम आयन जो होता है, धनायन जो होता है, कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों की अधिकता होती है। इनकी भौतिक संरचना बहुत खराब कठोर हो जाती है और इसमें जल निकासी नहीं हो पाती है, ये इसकी समस्या होती है। एग्जाम फैक्ट, इसे काली ऊसर मृदा कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। क्षारीय या फिर सोडिक मृदा को यानी एल्काइन जो सॉइल होती है उसको हम ब्लैक ऊसर भी कहते हैं, ब्लैक एल्काली कहते हैं, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ इसमें घुलकर सतह पर काले रंग की परत बना लेते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे भैया? समस्या है तो मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे? जिप्सम मिला देंगे। तो जिप्सम CaSO4 का प्रयोग कर देते हैं। क्षारीय मृदा को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आयरन पायराइड मिला दो इसमें, इसका भी उपयोग क्षारीय मृदा को सुधारने में होता है, विशेषकर भारत में। हरी खाद मिला दो। जिप्सम डालने के बाद खेत में ढैंचा की हरी खाद लेना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसका रस अम्लीय होता है जो क्षारीयपन को काट देगा। अब जल भराव वाली कौन कौन सी मृदा होती है जहां पर जल भर जाता है, यानी कि वाटर लॉक्ड जो सॉइल होती हैं, ये एक अन्य समस्या है। जब मिट्टी के सभी रंध्र पानी से भर जाते हैं और ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पाती है, तो मिट्टी में पानी भरा रहता है हमेशा। उससे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। भाई पानी अगर नहीं निकलेगा तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, तो जड़ों का श्वसन रुक जाता है। नाइट्रेट और डिनाइट्रिफिकेशन होकर नाइट्रोजन के रूप में जो है ये नुकसान प्रदान करता है। उसके बाद प्रबंधन कैसे सही करेंगे इसको? तो देखिए, उच्च जल निकासी बनाना, यानी कि अच्छे से नाली बना दो जिससे कि जल बाहर निकल जाए। पैडी जैसी फसलें उगाना, क्योंकि धान को पानी की आवश्यकता होती है, वो उगा सकते हैं उसमें, जिसमें तने एरेनकाइमा ऊतक होते हैं जो पत्तियों की जड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये आपकी समस्याग्रस्त मृदाएं हो गई। अब क्विक रिवीजन पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, बढ़िया से रिवीजन कर लेते हैं। अम्लीय मृदा में अगर सुधार करना है तो क्या मिलाओगे? चूना मिलाएंगे सर। लवड़ी मृदा में सुधार करना क्या मिलाओगे? लीचिंग करेंगे, पानी को बहाएंगे, ठीक है। अगर क्षारीय मृदा में सुधार करना क्या करोगे? जिप्सम मिला देंगे सर, पायराइट मिला देंगे, ढैंचा उगा देंगे, ठीक है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, उगाने का काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी यूनिट 3 कंप्लीट होती है, यानी सॉइल साइंस आपका कंप्लीट होता है। आज शाम को यूनिट 4 भी करवा देंगे, ठीक है ना। ये देख लीजिए जिन लोगों ने नोट्स लिया उनका क्या रिएक्शन है। ये इन्होंने हॉस्पिटल असिस्टेंट के नोट्स लिए थे, आपको दिख भी रहे होंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर जी, आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मैंने बहुत लेट लिया था नोट्स, फिर भी हमारे अच्छे नंबर आए हैं और इनके जो है 81 नंबर यहाँ पर आए थे माइनस मार्किंग के बाद में। ये इन्होंने लिया था आपका जो है डिप्टी जिलर का। इनका क्या कहना है? गुड मॉर्निंग सर, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे नोट्स देखे हैं, बहुत सुंदर। कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में, मेहनत को देखते हुए बहुत कम प्राइज आपने रखा है। तो हमारा भाई उद्देश्य यह है कि आपके पास में भी पहुंच सके। 199 हर कोई अफोर्ड कर सकता है और इससे हमारा भी काम चल सके, यानी हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी मिल सके, बस इतना ही हमारा उद्देश्य है। हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि भाई जो है 299 के बेच दो, 500 के बेच दो, ये अपना उद्देश्य नहीं है। जितना आप अफोर्ड कर सको और हमारा भी काम चल सके, उतने में हम खुश हैं, उतने में ही आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसके बाद ये फॉरेस्ट गार्ड के नोट्स इन्होंने लिए थे, इनको आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं। सर ऐसा कंटेंट मैंने पहले कहीं नहीं देखा है, आपने बहुत मेहनत किया है जो इसको बनाने में। सर आपके नोट्स और पहले लिया होता तो और रिवीजन किया होता तो और भी अच्छे नंबर आ सकते थे, और इनके जो है 82 नंबर इनके आए थे, ठीक है ना। इन भाई साहब के 87 नंबर आए थे। तो ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ करके नंबर ला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है भाई, है ना। आपकी तो 2700 वैकेंसी है, कोई कुछ भी कहे कि भाई बहुत इसमें जो है वो फर्जीवाड़ा चलता है, ये चलता है, वो चलता है, ठीक है भैया। हम तो ये मान रहे हैं कि 1700 पोस्ट आई हैं, 1000 फर्जीवाड़े में चली जाएंगी, 1700 तो बची हैं, इनमें तो हम ले सकते हैं सिलेक्शन। तो कैसे लोगे? मेहनत करोगे तो ले लोगे, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है ना।
इसमें जो मेहनत कर जाएगा तो बस जो आपको बता रहे हैं केवल उतना कर लो। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जल्दी से पहले आप नोट्स ले लो, जिससे कि सीसेट आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद एग्रीकल्चर के सारे नोट्स डाल दिए वो कंप्लीट हो जाए। क्लासेस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, सारे क्लास की लिंक आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। बढ़िया से तैयारी करके जाओ। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन भाई, कौन रोक सकता है? मेहनत करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आज जो मेहनत से पीछे हट रहा है भाई, उसका हम जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते, है ना? तो फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इसको शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास में। 1.5 घंटा भी नहीं लगने दिया, 1 घंटा 18 मिनट में जो है 1 घंटा 8 मिनट में, नहीं 18 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 18 मिनट में आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट करवा दिया। बड़ी यूनिट थी इसलिए समय लग गया। यूनिट 4 छोटी सी है, आधा पौन घंटा में हम कंप्लीट कर देंगे आज शाम को, ठीक है? फिर कल आपके लिए यूनिट 5 लेकर के आएंगे, ठीक है मेरे भाई? बाकी जो आपका सी सेट है उसके लिए हम सीधे सीधे मैराथन लेकर के आएंगे। और ग्रुप में हमने देखो 500 प्रश्न हमने डाल दिए एमपीजी के, उतना कर जाना काम हो जाएगा आपका। 500 प्रश्न हमने साइंस के डाल दिए हैं, उतना कर जाना काम हो जाएगा आपका, क्योंकि यही प्रश्न अभी हमने फॉरेस्ट गार्ड वालों को दिए थे। बढ़िया सारे प्रश्न जो है इसमें से फंस गए थे, ठीक है? 1000 ये प्रश्न डाल दिए हैं, बाकी एमसीक्यू हम डालते रहते हैं, थ्योरी नोट्स डले हुए हैं। सी सेट तो आपका वहीं का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा, जैसा आपका एग्रीकल्चर खत्म होगा तो एग्रीकल्चर का एमसीक्यू चालू कर देंगे और उधर उसकी मैराथन चालू कर देंगे, तो बढ़िया से आपकी उसकी भी तैयारी हो जाएगी। लेकिन नोट्स पहले से कंप्लीट करे रहोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, है ना? नहीं तो इस भरोसे रहोगे कि हम केवल यूट्यूब पर कर लें तो भाई हम कोई जवाबदारी नहीं ले सकते। हाँ, ये है कि हम यूट्यूब पे आपको समझा सकते हैं, कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे नोट्स के थ्रू तब तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शेयर कर देना, 1000 प्लस व्यूज़ आज आने चाहिए, ठीक है ना? इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर आप लोग कुछ समझते नहीं हो, है ना? तो शेयर कर देना, नीचे शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसको नहीं पता हो नीचे इस तरह का एरो का निशान होगा, है ना? उस पर क्लिक कर देना, सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, व्हाट्सएप टेलीग्राम सब पर सेंड कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और सबको बता भी देना, आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, सबको बता देना, ठीक है? धन्यवाद।